स्टार्ट करना था। मेडिटेशन तक किसी को डाउट है अभी तक? नो मैम, ठीक है। प्राणायाम प्रैक्टिसेस में हम लोग देखेंगे प्राणायाम क्या होता है, मतलब आप लोग क्या समझते हैं प्राणायाम हमें क्यों करवाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं जनरली आप लोग को करवाते हैं किसी को, तो रीजंस क्या है उनके, क्यों आप करवाते हैं, तो मुझे बताएगा कुछ भी जनरल पॉइंट्स। मैम, प्राणायाम इज बेसिकली नोइंग अबाउट द प्राण जो हमारा मेन प्राण जिसे कहते हैं ना, तो श्वास, तो योग में उसे प्राण कहा गया है। और जब आप उसके विषय में समझते हैं, उसे जानते हैं, अपनी श्वास को कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, और जो आपके बॉडी सेल्स के मूवमेंट होते हैं, उस एयर इनहेल एक्सहेल, या जो हम कहते हैं हम रेचक पूरक या कुंभक लगा रहे हैं, आंतरिक कुंभक में क्या डिफरेंस है, बाह्य कुंभक में क्या डिफरेंस है, आपको चंद्रभेदी ही क्यों करनी है अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, या फिर समर में हम शीतकारी क्यों, तो the awareness about how the air is traveling in your body, how it is impacting your focus, your mental clarity, is all about pranayama. So, great, very great, deeply explained, Anu, very good. So, प्राण is basically a vital force, vital energy, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी चल रही है, हमारी पूरी बॉडी में मतलब लाइक विदाउट रेस्पिरेशन, विदाउट ब्रीदिंग तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं हम लोग चल सकते हैं प्रॉपरली। सो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि प्राणायाम इज द योगिक साइंस ऑफ ब्रेथ रेगुलेशन, यानी अपनी ब्रेथ को अपने कंट्रोल में रखना और उसको सही तरीके से चलाना प्राणायाम, इसलिए हम लोग करते हैं जनरली। प्राणायाम का मतलब होता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक तो है प्राण मतलब जैसा हमने बताया कि वाइटल लाइफ फोर्स है जिससे कि हमारी लाइफ चलती है। आयाम मतलब एक्सपेंशन और कंट्रोल, उस चीज को बढ़ाना, अपने कंट्रोल में करना इज आयाम। तो प्राण एंड आयामा इज इक्वल टू एग्जैक्टली आ प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम प्रैक्टिस रेगुलेट ब्रीदिंग, काम द माइंड, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। तो प्राणायाम जो होता है वो क्या करता है, हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लेके आता है, हमारे कंट्रोल में। हम अपने दिमाग को शांत करते हैं प्राणायाम के थ्रू, अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हम लोग बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे हम सांस बाहर निकालते हैं, तो उससे हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि हो सकता है नॉर्मल फास्ट ब्रीदिंग में हमारे लंग से पूरी तरह से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाती है, ना तो ऑक्सीजन पूरी तरह से हम लोग इनहेल कर पाते हैं। तो इसलिए डीप इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या प्राणायाम से हमारे लंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रॉपर लेवल पे ऑक्सीजन जाता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट गैसेस है वो सारी बाहर निकलती है, ठीक है। और बैलेंस फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, तो वो हमारी एनर्जीज को भी बैलेंस करके रखता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नाड़ीज भी बैलेंस होती है प्राणायाम करने से, तो जस्ट लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका, प्राणायाम हेल्प्स प्यूरिफाई द नाड़ी। जो मैंने आप लोगों से कहा कि प्राणायाम नाड़ीज को भी प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। नाड़ी मतलब एनर्जी चैनल, एंड प्रिपेयर्स द माइंड फॉर मेडिटेशन, और आपके दिमाग को भी मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब आपकी श्वास आपके कंट्रोल में होगी, रेगुलेट होगी, सब चीजें सही होंगी, उसका मतलब तब जाके आप मेडिटेशन के लिए तैयार। जब आपका दिमाग शांत होगा, आपके दिमाग में कोई भी बाहर का स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई भी चीज आपकी नहीं रहेगी, तब जाके आपका दिमाग तैयार होता है प्राणायाम और मेडिटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्राणायाम के, ये आपकी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ाता है, श्वास लेना कम करना ये सब चीजें इनका जो क्षमता बढ़ाता है। नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, आपका जो माइंड है, ब्रेन है, सारी चीजों को काम करता है, रिलैक्स करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और दिमागी ऊपर हमको बिल्कुल शांत करता है कि हम अपनी श्वास के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसके थ्रू ये सारी चीजों को बढ़ाता है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है बॉडी का, और एनर्जी बैलेंस जो हमारे नाड़ीज है उनको प्यूरिफाई करता है। इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है, प्लस एनर्जी चैनल्स को प्यूरिफाई करता है नाड़ी से। प्रिपेयर माइंड फॉर मेडिटेशन, जो हमने ऊपर देखा कि हमारे दिमाग को मेडिटेशन के लिए भी तैयार करता है। तो सबसे पहला
प्राणायाम हम देखते हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको जनरल वे में अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, मतलब एक चीज राइट से होती है, एक चीज लेफ्ट से होती है। स्टार्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। तो टेक्निक देख लेते हैं। सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोस्चर, वज्रासन, सुखासन या जो भी आपको कंफर्टेबल पोज लगे। तो हमने कल बात करी थी सिद्धासन या स्वस्तिकासन, ये इस तरह की जो भी चीजें, इनके ऊपर आप इनमें आप बैठेंगे। यूज योर नॉस्ट्रिल हैंड इन नासिकाग्र मुद्रा, और आप अपनी नॉस्ट्रिल जो है उनको यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नासिकाग्र मुद्रा बनाना होती है अपने राइट हैंड। नासिकाग्र मुद्रा इज दिस, जिसमें आपके दो फिंगर स्ट्रेट होते हैं, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर बेंट होता है और थंब स्ट्रेट होता है। तो ये है नासिकाग्र मुद्रा, जिससे आप जनरली अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करवा सकते हैं। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल। अब इसमें इनहेल हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप क्लोज करेंगे आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को और लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। फिर आप इनहेल लेफ्ट से करके एक्सहेल राइट से, और इनहेल राइट से एंड एक्सहेल लेफ्ट से। तो ये होता है इनहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल, क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। वैसे तो इसी को कंटिन्यू करना है, ये दोनों मिलाकर के एक राउंड कंप्लीट होता है। तो इससे क्या होता है, आपके दोनों नाड़ी प्रॉपर वे में बैलेंस होते जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स है, इट बैलेंसेस नर्वस सिस्टम, या हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। जैसे अगर हम श्वास करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम कभी बहुत गुस्से में है और हम बोलते हैं लंबी लंबी सांस लीजिए, अगर कभी तो गुस्से में, उसका गुस्सा आपने शांत करना है, तो प्राणायाम या नॉर्मल ब्रीदिंग से हमारा दिमाग भी शांत होता है और हमारे अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस भी शांत हो जाता है, ठीक है। तो वो हमको एक बार प्रैक्टिस करना होता है। एंड प्यूरिफाई नाड़ी, हमने ऊपर देखा, क्योंकि दोनों ही नॉस्ट्रिल्स प्रॉपरली यूज हो रही है, तो इसलिए दोनों ही नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉकेजेस को क्लियर करके उसको प्यूरिफाई कर रहा है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीवियर नेजल ब्लॉकेज, बहुत एग्जैक्टली नेजल ब्लॉकेज है, साइनसेस में बहुत ज्यादा है, सीवियर वे में है, तब आपको बहुत गाइडेंस भी करना है या तो नहीं करना है, ठीक है। ये रहा नाड़ी शोधन। उसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम, सॉरी टू इंटरप्ट, आई नो हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेते हैं, बट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही क्यों लेते हैं, उसका रीजन क्या है मैम? क्योंकि हमको उसमें कूलिंग कामिंग इफेक्ट देना होता है, और अगर हम राइट नॉस्ट्रिल से देंगे तो वो कामिंग इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो पहले एक्टिवेट होना जरूरी है अगर हमें कामिंग इफेक्ट से देना है तो। क्योंकि आपको भी पता है कि राइट नॉस्ट्रिल बिलोंग्स टू सूर्य एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल बिलोंग्स टू चंद्र। तो अगर हम राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे, पिंगला ज्यादा एक्टिवेट होगी, तो सुषुम्ना प्रॉपर्ली प्यूरिफाई होगा। और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन। बाकी चंद्र भेदन और सूर्य भेदन का तो आपको पता ही है कि सूर्य भेदन इज ऑलवेज फ्रॉम राइट, इसमें इनहेलेशन हमेशा राइट से ही होता है, और चंद्र भेदन में इनहेलेशन हमेशा लेफ्ट से होता है, ठीक। यस यस। तो सेकंड इज भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, बिलोज ब्रीथ, यानी भस्त्रिका प्राणायाम द बिलोज ब्रीथ में रैपिड फोर्सफुल ब्रीदिंग आपको करना होगा। तो इसमें टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। सिट कंफर्टेबली विद एन इरेक्ट स्पाइन, सीधी आप स्पाइन करके बैठेंगे। इनहेल डीपली, एक बार आप लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली फोर्सफुली एक्सहेल करते जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू रिदमिक फोर्सफुल ब्रीदिंग रहेगा। प्रैक्टिस स्लोली अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, और स्पेशली बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, रिसेंट सर्जरीज के केसेस में स्पेशली हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि एकदम से हीट जनरेट होती है और एकदम से आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको गाइडेंस में ही करवाना होता है। भस्त्रिका कपालभाति आप कभी भी किसी को गाइड नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से कीजिए करके, या तो आप उनको प्रॉपर गाइड करो 10 दिन 7 दिन जितने भी दिन है आप अपने सामने करवाओ उसके बाद, क्योंकि उससे कभी कभी अनकॉन्शियसनेस भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बॉडी और माइंड एनर्जाइज हो जाएंगे, प्लस सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव हो जाएगा और लेथार्जी खत्म हो जाती है, यानी थकान, क्योंकि एक्टिवेशन प्रोसेस है। इसलिए अब कॉन्ट्राइंडिकेशन से जैसे मैंने बताया, ये चलो मैम, बेसिकली भस्त्रिका इज वन ऑफ द प्राणायाम दैट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज योर जठर अग्नि ना, क्योंकि मोस्टली हम लोग विंटर्स में वार्म अप के लिए भस्त्रिका से शुरू करते हैं जनरली, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है, तो एक ये भी ऐसा प्राणायाम है जो सबसे पहले आपके जठर अग्नि पे काम करता है, हीट इंक्रीज करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
जो भी आपके सर्कुलेशन है, उन सब चीजों पे काम करता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्वियसली इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं ऐसे बहुत। So increased lung capacity बॉडी और माइंड को एनर्जाइज करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और लिथार्जी यानी थकान को खत्म करता है। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन से हमने देखा कि हाइपरटेंशन यानी हार्ट प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, वर्टिगो है, इस तरह की चीज जिसमें वार्मथ बढ़ने से या बॉडी में हीट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारे ही मेडिकल प्रॉब्लम्स में हम तस्वीर को नहीं एडवाइज करते या कपालभाति को भी हम नहीं एडवाइज। कपालभाति आप हम हाइपरटेंशन में एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि वो इनिशियल लेवल पे हमारी ब्रीथिंग को थोड़ा फास्ट कर देता है, लेकिन बाद में वो सूदनिंग इफेक्ट देता है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वस्त्रता हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। कपालभाति स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग, स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग क्योंकि ये हमारा पूरा ब्रेन स्कल सारी चीजें यूज में आ रही है, जिसमें हमने स्लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग हुई, इनहेलेशन स्लो और नॉर्मल हुआ और एक्सहेलेशन क्विक एंड स्मूथ। ठीक है। टेक्निक, टेक कंफर्टेबली, इनहेल नॉर्मली, नॉर्मल वे में आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल फोर्सफुल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन को ऐसे पूरे जकड़ के उसके बाद आप उसको फोर्सफुली एक्सहेल करें। इनहेलेशन रिमेन्स पैसिव, इनहेलेशन आपका हमेशा बहुत आराम से रहेगा और एक्सहेलेशन आपका हमेशा तक फोर्सफुल रहेगा। ठीक है। दिस इज कपालभाति और इसी तरह से रिदमिकली आपको ये चीज को फॉर्म करना है। आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को क्लीन कर देता है, डाइजेशन इंप्रूव कर देता है, अब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करता है क्योंकि अब्डोमिनल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे डायफ्राम के मूवमेंट हो रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट तो हमारे डायफ्राम को भी स्ट्रेंथ करेगा और अलर्टनेस बढ़ाता है हमारे। ठीक है। देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली हम ये दोनों चीजें नहीं है, प्रेगनेंसी में जनरली हम 3-4 प्राणायाम है जो करवाते हैं, उसके अलावा हम नहीं करवाते। तो एक हमारा होता है डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दूसरा हमारा होता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करवा सकते हैं, भ्रामरी करवा सकते हैं। किसी की बॉडी में थोड़ा हीट क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा गर्मी लगती है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं हार्मोन्स में, तो उस टाइम पे गर्मी लगती है, तो हमें शीतकारी वेदर के हिसाब से हम करवा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में नहीं करवाएंगे क्योंकि उस टाइम पे अगर उनको कोल्ड होता है तो वो मेडिकेशन भी नहीं दे सकते के टाइम पे, तो इसलिए ये कुछ चीजों का मैं ध्यान रखना, ज्यादातर प्राणायाम हम नहीं करवा सकते। तो प्रेगनेंसी, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। हमिंग बीज साउंड सबसे ज्यादा कामिंग रिलैक्सिंग प्राणायाम है, तो सबसे ज्यादा आप किसी भी कंडीशन में करवा सकते हो एक्सेप्ट सीवियर ईयर ईएनटी प्रॉब्लम्स में आप नहीं कर सकते। तो सीवियर बाकी आप करवा सकते हो क्योंकि वो हेल्प करेगा, लेकिन सीवियर कंडीशन में आपने नहीं करवा। So sit comfortably, close your eyes and relax. Inhale deeply, exhale slowly while producing a humming sound like a, जैसे भंवरा एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, उस साउंड को आपको करवाना होता है। फील वाइब्रेशंस इन हेड एंड फेस और थ्रोट में भी थोड़े से वाइब्रेशंस आते हैं। दो तरह से होता है, एक तो मुद्रा का होता है जो हमारे एक एक उसमें फेस करते हैं और हम से हम अपने ट्रैगर्स को बंद करते हैं, या तो इंडेक्स फिंगर से हम अपने ट्रैगर्स को क्लोज करके इनहेल करके देन एक्सहेल आउट एंड क्रिएट हमिंग साउंड। तो आपका हमिंग साउंड जितना ज्यादा लॉन्ग रहेगा, जितना लाउड रहेगा, जितना ज्यादा वो एक्सहेलेशन के साथ कंटिन्यू होता है, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे, इट काम्स द माइंड एंड नर्वस सिस्टम, ये हमारे दिमाग को, नर्वस सिस्टम को, दोनों को शांत करता है, स्ट्रेस और एंगर को कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हेल्पफुल एंड एंजाइटी एनर्जी। किसी को अगर नींद आने की वजह, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और स्पेशली वो जब आपके दिमाग को मतलब नर्वस सिस्टम को ही शांत कर देगा, स्ट्रेस कम कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा कर देगा, ऑब्वियसली आपको इंसोम्निया भी अपने आप रिलीज आउट होने लग जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत हेल्प होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सीवियर ईयर इन्फेक्शन में आपको जो मैंने आप लोगों को बताया। उज्जई में विक्टोरियस ब्रीदिंग, तो उज्जई इज सिट कंफर्टेबली, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हॉट मसल्स, हॉट मसल्स को एग्जैक्ट वे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Inhale and exhale slowly through the nose, producing soft sound. तो आप इनहेल करके और एक्सहेल करोगे नोज से और थोड़ा सा एक साउंड निकालना है आपको, और जनरल नॉर्मल जो किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ आपको सुनाई देना चाहिए। मेंटेन स्मूथ रिदमिक ब्रीथिंग, तो ये है उज्जैन जो हम जनरली एडवाइस नहीं करते हैं किसी को, बट हाँ जो योगा प्रैक्टिशनर्स है वो इजीली करते हैं। कंसंट्रेशन अच्छा करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है,
रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है, प्लस आपकी इंटरनल अवेयरनेस को क्रिएट करता है, क्योंकि आप एक इंटरनल जो साउंड निकाल रहे हो उससे आपकी इंटरनल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन में हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, तो इसलिए हमें नहीं करना होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा शीतली या शीतकारी प्राणायाम। तो कूलिंग प्राणायाम है दोनों, जो हम वार्म वेदर में, समर में स्पेशली कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ शीतली, रोल टंग इनटू ट्यूब शेप। तो आप अपनी टंग को बाहर निकालते हो, उसको रोल करते हैं ट्यूब शेप में। इनहेल टू रोल्ड टंग, और उसको धीरे धीरे अंदर खींचते हुए आप इनहेल करते हैं माउथ से, फिर एक्सहेल आप नोज से करते हैं। तो शीतली शीतकारी दोनों में ही एक्सहेलेशन जो है वो नोज से होगा, एक्सहेलेशन माउथ से होगा। सिर्फ शीतली में डिफरेंस इतना है कि ट्यूब बनाते हैं हम टंग का, उसको अंदर लेते लेते आप इनहेल करके फिर माउथ क्लोज करके एक्सहेल नोज से करते हैं। शीतकारी में आप क्लेंच करते हो अपने टीथ, ठीक है, क्लेंच करके आप अपने टीथ को, उसके बाद इनहेल करते हो आप टीथ से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करके, और माउथ बंद करके एक्सहेल आप नोज से करते हैं। तो ये शीतकारी के अलग अलग टेक्निक्स है। बेनिफिट्स इनके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों ही कूलिंग प्राणायाम है, इसलिए तो ये आपके बॉडी और माइंड को ठंडा रखता है, तो गर्मियों में इजीली हम कर सकते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंगर, ठीक है, और हेल्पफुल इन हीट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है या किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होगा, उस कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को अच्छा बनाता है, प्लस आपके नर्वस सिस्टम को भी काम करता है, रिफ्रेश करता है। तब नहीं करना है कोल्ड कफ, क्योंकि कूलिंग प्राणायाम है, तो कोल्ड कफ, अस्थमा जब ड्यूरिंग सीवियर एपिसोड्स में आप नहीं करवा सकते, और लो ब्लड प्रेशर में नहीं कर पाओगे, या करवाओगे तो बहुत ध्यान से स्पेशल गाइडेंस क्या करोगे। सीवियर कंडीशंस में आपने नहीं करवाना होती है। फिर आता है जनरल बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। तो फिजिकल बेनिफिट्स हम देखेंगे तो हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ऑक्सीजनेशन को अच्छा कर रहा है, सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओवरऑल स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी उसकी क्षमता बढ़ा रहा है। तो लंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहा है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, जब हम लोग इनहेल प्रॉपरली कर रहे हैं और एक्सहेल प्रॉपरली कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपर वे में बाहर निकल रहा है, पूरी तरह से हमारे लंग्स खाली हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के, और जब हम खींच रहे हैं तो इनहेल करके तो भी हम प्रॉपरली ऑक्सीजन को इनहेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पूरे लंग्स फिल हो रहे हैं ऑक्सीजन। सर्कुलेशन को तो प्रॉपर कर ही रहा है, ऑक्सीजनेशन अच्छा कर रहा है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ कर रहा है, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है उसके बाद में मसल्स में स्ट्रेंथ हो रहा है, ऑर्गन्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस को, तनाव को, एंजाइटी को, दोनों को कम कर सकते हो जब भी आप प्राणायाम करो, क्योंकि हमने सारे ही बेनिफिट्स में देखा है कि अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग शांत हो रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो रही है, क्योंकि का इफेक्ट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कंसंट्रेशन और मेमोरी को अच्छा करेगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। जब स्ट्रेस कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद रहने लग जाती है, ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आप चीजें जल्दी भूल देती है, क्योंकि आपका दिमाग 10 जगह पे पटा हुआ है, तो दैट्स और प्लस आपको इमोशनली स्टेबल करता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में हम देखेंगे तो हमारी प्राणिक एनर्जी को अच्छा करेगा, इनर अवेयरनेस, यानी हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी, प्लस हमारे दिमाग को मेडिटेशन के लिए तैयार है। जनरल प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है, प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट करना है, जो हमने कल डिस्कस करा था कि कितने घंटे का गैप हमें रखना चाहिए, उस चीज को मेंटेन करना है। प्रैक्टिस इन क्लीन वेंटिलेटरी प्लेस, क्योंकि जहाँ पे बहुत गंदगी होगी तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी आपको डस्ट एलर्जीज हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, गंदगी या माइक्रोबैक्टीरियम्स आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं इनहेलेशन। फोर्सफुल ब्रीदिंग इनिशियल वे में आपको नहीं करना होती है, और अगर आपको भस्त्रिका कपालभाति करने में डिजीनेस फील हो रही है तो आपको इमीडिएटली उसको स्टॉप करना है। प्लस लर्न एडवांस प्रैक्टिस अंडर टाइम, तो ये तो हम हर प्रैक्टिस में बताते हैं कि आपको ये सब प्रैक्टिस करना ही तब है गाइडेंस के अंदर करना हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्राणायाम में? नो मैम, ठीक। So we'll start मुद्रा एंड बंद। मुद्रा एंड बंद हम लोगों ने हमेशा देखे हैं, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। जनरली हम लोग जब प्राणायाम करवा रहे हैं या ध्यान करवा रहे हैं तो जनरली ये कुछ चीजें हैं, और आजकल तो गूगल, यूट्यूब सब जगह पे इतनी अवेयरनेस होगी, इंस्टाग्राम पे, कि लोग खुद ही ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं।
what exactly they don't know the meaning, उनको नहीं पता कि उसका क्या फर्क है, क्या नहीं है, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है। हालांकि दोनों काफी जनरल है, कोई भी लगा सकता है। तो ये आजकल इतनी कॉमन हो गई है। तो ये कुछ मुद्राज और बंद हम लोग यहाँ पे पढ़ देना। जैसे कि ये वायु मुद्रा है, तो आपके इंडेक्स फिंगर को बेंड करके आपको थंब से प्रेस करना है, तो दिस इज वायु मुद्रा। आपके ये जो पांचों है, तो इसमें वाटर आपका रिजेंबल कर रहा है लिटिल फिंगर से, अर्थ आपका रिंग फिंगर से रिजेंबल कर रहा है जो आपके पंच महाभूतात है, मिडिल फिंगर से आपका स्पेस रिजेंबल कर रहा है, एयर आपका इंडेक्स फिंगर से रिजेंबल कर रहा है, फायर आपका थंब से रिजेंबल कर रहा है। तो इन पांचों के हिसाब से भी हमारी मुद्राएं होती है। तो यहाँ पे ये जो वायु मुद्रा है इंडेक्स की, इंडेक्स फिंगर से हमारा एयर रिजेंबल हो रहा है पंच महाभूतात। तो वायु मुद्रा इज फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर। फिर आता है चिन्ह मुद्रा। तो चिन्ह मुद्रा हमारी ये टिप्स से जाकर के आती है वो। फिर आता है चिन्हमय मुद्रा। चिन्हमय मुद्रा में ये एंड तीनों फिंगर हमारी बेंड रहती है। फिर आता है हमारा आदि मुद्रा, जिसमें कि हमारी एक मुट्ठी बनती है थंब को हिल कर। तो ये कुछ मुद्राज जनरल वे में हम लोग यूज करते हैं। प्लस योनि मुद्राज हो गई, या मतलब काफी सारी ऐसी मुद्राज है जो हम लोग जनरल वे में कर सकते हैं। लेकिन इसमें से हैंड पोस्चर से भी काफी इफेक्ट होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, कब करना ही नहीं करना है, तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मुद्राज आर सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स, यानी कोई भी सिंबल बनाना अपने हाथों के जेस्चर से। और बॉडी पोजीशन यूज्ड इन योगा, या तो योगा के टाइम पर बॉडी पोजीशन जो हम कर रहे हैं, एंड मेडिटेशन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्राणिक एनर्जी इन द बॉडी, या हम ध्यान कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं प्राणिक फ्लो को बॉडी में, वो। प्लस मुद्राज हेल्प इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। मुद्राज जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, मेंटल कामनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेकर के आता है। ठीक है। इसके बाद आता है द वर्ड मुद्रा मीन्स जेस्चर। कोई भी आप बना रहे हो तो दिस इज जेस्चर, फील और एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू योगिक ट्रेडिशंस एंड हठ योग प्रदीपिका, मुद्राज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवेकनिंग इनर एनर्जी। मतलब अगर आपको आंतरिक शक्ति को या आंतरिक पीस को या एनर्जी को जागृत करना है, तो उसके लिए आपको मुद्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ऐसा योगिक ट्रेडिशंस और हठ योग प्रदीपिका के थ्रू आप बोल सकते हो, वो आपको हेल्प करते हैं एंड प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर हायर योगिक प्रैक्टिस। और आपके दिमाग को भी तैयार करते हैं हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, जैसे मुद्राज हो गई, बंधास हो गए, सब चीजों के लिए, ध्यान हो गई, धारणा, ध्यान, समाधि, सब चीजों के लिए मुद्राज आपको तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमारे एनर्जी को बैलेंस करते हैं, प्राणिक एनर्जीज को। ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को शांत रखते हैं। प्लस ये आपके मेंटल क्लैरिटी और अवेयरनेस को अच्छा रखते हैं। देखिए, यानी आपको दिमाग से शांत रखते हैं। तो ये जो जितनी प्रैक्टिस है सारी के सारी आपके नर्वस सिस्टम को काम रखनी है और रिलैक्स रखनी है। फिर प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी, और आपको इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस रखते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो पहले ये मुद्रा हम लोग पढ़ने वाले जो कॉमनली यूज होती है, चिन्ह मुद्रा। तो जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस उसको हम बोलते हैं। ध्यान लगाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करती है ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। टेक्निक है सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोस्चर। जो भी मेडिटेटिव पोस्चर आपको देखना, जो हमने कल जानकर देखे उसमें से। प्लेस हैंड्स ऑन नीज विद पाम्स अपवर्ड। तो जब आप अपने नीज के ऊपर रहेंगे तो आपका फेस, मतलब ये जो पाम्स है ऊपर की तरफ फेसिंग है। Join the tip of thumb and index finger together. Keep the remaining three fingers extended comfortably. Close your eyes and breathe out. इसके ऊपर हम आधा देंगे, ये आपका चिन्ह मुद्रा बनता है। चिन्ह मुद्रा क्योंकि कॉन्शियसनेस का है, तो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड चीजों में उसको हेल्प करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करने के बाद आपका दिमाग शांत कर देगा, आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगा, ध्यान लगाने में मदद करेगा। आपका ध्यान जो भी लग जाता है अगर आप ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा है प्रैक्टिस करते हो। प्लस मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट है चिन्ह मुद्रा के। कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। मुद्रा जो मतलब कॉमन मुद्रा है, जनरल चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये इजी मुद्रा है, इनकी कोई ऐसे जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जो कोई हार्म। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे हैवी मुद्राएं होते हैं जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इवन अबॉर्शन या हीट बढ़ने की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो उनको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारा दूसरा आएगा ज्ञान मुद्रा। ये जेस्चर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए, ध्यान बढ़ा के ज्ञान के लिए जेस्चर ऑफ नॉलेज है। तो सिट इन मेडिटेटिव पोस्चर, हम ध्यान में बैठेंगे।
Place hands on knees with palms facing down, sorry, upward. Join the thumb and index finger gently, keep other fingers extended. लेकिन इसको तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है? तो दिस इज दी ज्ञान मुद्रा एंड चिन्ह मुद्रा। बेनिफिट्स रहेगा इसका मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका ध्यान बढ़ाता है क्योंकि आप नॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा और याद मतलब मेमोरी पावर इंक्रीज करता है। स्ट्रेस और एंगर कम कर देगा। आपका ध्यान और माइंडफुलनेस मतलब आपको पता होगा कि आपके दिमाग में कब कहाँ क्या चल रहा है और आपको कहाँ किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज पर है। तो ध्यान और माइंडफुलनेस में हेल्प करता है, प्लस इमोशनल बैलेंस प्रमोट करता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ है नहीं इनका खाली। अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग। चिन्ह मुद्रा जो होता है, पाम्स यूजुअली फेस डाउनवर्ड, तो नीचे के उल्टा बचता है, ये उपवर्ड होता है नहीं। फिर ज्ञानमत होता है, फिर रिप्रेजेंट ग्राउंडिंग एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जी को ग्राउंड करता है, रिप्रेजेंट नॉलेज एंड विजडम, मोर कामिंग इफेक्ट, मोर मेडिटेटिव एंड अवेयरनेस, क्योंकि ज्ञान है तो इसलिए। फिर आता है योनि मुद्रा, जो मैंने आप लोग को बताया, ये 3 फिंगर्स हैं, इनको बेंड करेंगे, इनके नेल्स को इंडेक्स फिंगर थंब्स को ज्वाइन करके, इसको आप पेल्विक रीजन के सामने आप अपने रख सकते हो, जेस्चर ऑफ वूम एंड सोर्स। तो ये फीमेल्स की सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स में, स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये जो अडॉप्ट किया हुआ और थंब के इंडेक्स के फिंगर टिप और इन तीनों को बेंड करके इनको आपको ऐसे फोल्ड करना होता है, ठीक। दिस इज द योनि मुद्रा technique. Sit comfortably in meditative posture. Join thumbs together, pointing upward. यानी ये जो हम कर रहे हैं upward. Join thumbs together, pointing upward. Join index finger together, pointing downwards, नीचे की तरफ. Interlock remaining fingers inward. Fold mudra near the lower abdomen or lap. Close your eyes and focus on it. डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम लोग जो करवाते हैं उसके साथ भी आप मर्ज कर सकते हो, ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि जनरल वे में लोग ये सोचते हैं कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ उसको होल्ड कर लेते हैं योनि मुद्रा को, बट अगर आप डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ होल्ड करवाएंगे तो उसके बेनिफिट्स हमको और ज्यादा अच्छे से मिल सकते हैं, जैसे कि नर्व सिस्टम। यस दिनेश जी मैम, ये जो योनि मुद्रा है सिर्फ लड़की लोग करते हैं या लड़का लोग भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है सिर्फ फीमेल के लिए, कर सकते हैं। मेल्स का भी पेल्विक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस मेल्स के अंदर भी होता है तो उनको भी हेल्प करेगा, लेकिन मेनली वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। थैंक यू। सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोस्चर, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट थंब्स, अच्छा ये तो सॉरी मैंने आपको बता दिया। बेनिफिट्स आएगा, प्रमोट डीप रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगा क्योंकि डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप कर रहे हैं उससे, और आपकी नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है योनि मुद्रा, तो और आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को इम्प्रूव करेगा, ऐसा। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इमोशनल बैलेंस को सही रखता है, इनर अवेयरनेस को जागृत करता है, हेल्पफुल ड्यूरिंग मेडिटेशन, प्रेगनेंसी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी आप करवा सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन, अवॉइड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो ये ज्यादातर प्रेगनेंसी में, क्योंकि ज्यादातर बैठने में उसी में दिक्कत जाती है, जनरल वे में तो लोग बैठ सकते हैं, हाँ, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पहले हमने 7-8 मिनट करा, फिर हमने 10 मिनट करा, उसके बाद फिर हमने 15 मिनट करा, 20 मिनट करा, 30 मिनट करा, तो ऐसे जनरल वे में हम धीरे धीरे करके उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, तो अवॉइड डिस्कम्फर्ट। जनरल बेनिफिट्स क्या है मुद्रास के? फिजिकल लेवल पे देखो तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रख रहा है, बैलेंस कर रहा है और रिलैक्सेशन को प्रमोट कर रहा है। फिर ब्रीदिंग अवेयरनेस को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर हम बेसिकली अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं सारी चीजों। फिर आता है मेंटल बेनिफिट्स, तो हमारे कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर रहा है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर रहा है और इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी बढ़ा रहा है। यानी हम इतने ज्यादा, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, ये सब चीजें कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जब दिमाग शांत हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आजकल हमारा कॉन्सेंट्रेशन या मेमोरी पावर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, पूरा टाइम हम गुस्से में कुछ ना कुछ सोचते रहना, हमारा दिमाग शांत होता ही नहीं है। इवन काफी लोगों का दिमाग तो सोते टाइम भी शांत नहीं होता है, उनके दिमाग में तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ड्रीमिंग स्टेट में रहते हैं, वो डीप स्लीप में नहीं जाते हैं, इसलिए। और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं।
फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में आता है मेडिटेशन क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, प्राणिक एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, प्लस सेल्फ अवेयरनेस को अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिस इन कंफर्टेबल पोस्चर, प्रिकॉशंसनेस, जेंटल फिंगर प्रेशर रखना है, बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशराइज नहीं करना क्योंकि आप ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर पाओगे, तो जस्ट जेंटल प्रेशर रखना है आपको। अवॉइड एक्सेसिव टेंशन इन हैंड्स और रेगुलर प्रैक्टिस बेटर सकती है पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुद्राज में? नो मैम, ठीक है। फिर हम बंधास को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में बंधास हम देखेंगे। बंधास आर योगिक लॉ used to regulate and direct the flow of pranic energy within the body। यानी बंधास जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह के लॉक होते हैं, यानी जैसे उद्यान बंध है, मूल बंध है, जलंधर बंध है, महाबंध है, जिसे तीनों लॉक हम साथ में लगाते हैं। तो किसी भी एक जगह पे जो उनके रिजेंबल की हुई जगह जो हम आगे पढ़ेंगे उनको लॉक करना, जो कि हमारी प्राणिक एनर्जी को अच्छा करता है और उनका फ्लो प्रॉपर कर देता है विद इन द बॉडी। द वर्ड बंधा मीन्स लॉक, bind and hold, ठीक है। बंधास आप प्रैक्टिस अलॉन्ग विद प्राणायाम, बंधास को आप प्राणायाम के साथ भी कर सकते हो, मुद्रास और मेडिटेशन के साथ भी कर सकते हो, ताकि आप अपना फिजिकल कंट्रोल अच्छा रख पाए, एनर्जी बैलेंस कर पाए और मेंटल कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा है, ठीक है। फिर आता है हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से बंधास जो है वो आपकी डोरमेंट एनर्जी कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी बंधों को यूज किया जाता है और सपोर्ट हायर योगिक प्राप्ति धारणा ध्यान समाधि उसके लिए भी बंधा आपकी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है? कंट्रोल एंड डायरेक्ट प्राण एनर्जी, हमारी प्राण एनर्जी को हमारे कंट्रोल में लेकर आ रहा है, जो अपनी मर्जी से ही फ्लो कर रही है, तो वो हम अपने कंट्रोल में लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी ब्रीदिंग, हमारी एनर्जी के ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ना कि वो अपने हिसाब से बस चल रही है वैसा नहीं। तो हम अपनी प्राणिक एनर्जी को भी ब्लॉकेजेस क्लियर करके डायरेक्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा जब हमारी इंटरनल अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी एनर्जी प्रॉपर होगी तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, प्लस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी ताकत देगा और मसल्स को भी स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यूज में आ रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, प्लस नर्वस सिस्टम को शांत रख के एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम और एनर्जी दोनों से साथ में इजीली काम कर सकती है, तो उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जनरल वे में 3 टाइप के बंद, मतलब जनरल वे में के 3 ही टाइप के बंदाज होते हैं, लेकिन एक महाबंध होता है जो हम लोग जनरल वे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसमें ये तीनों बंद साथ में लगते हैं। तो जलंधर, उद्यान एंड मूल बंद। जलंधर बंद जो है वो थ्रॉट लॉक है, जब हम थ्रॉट लॉक करते हैं कि आपका जो चिस्ट है यहाँ पे इसको क्रिस्ट पे लगा के, स्टर्नम क्रिस्ट पे लगा के। उद्यान बंद एब्डोमिनल लॉक है, एब्डोमेन को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मूल बंद में रूट लॉक, यानी पूरा पेल्विक रीजन आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपका जो पूरा नीचे पेल्विक फ्लोर है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहला हमारा है जलंधर बंद, थ्रोट लॉक। तो जलंधर बंद में कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट बाय ब्रिंगिंग द चिन टू द चेस्ट स्टर्नम, ये रहा आपका चेस्ट स्टर्नम, इसमें आप टच करोगे उसको, यहाँ पे नॉच में उसको फिक्स करोगे और उसके बाद आप अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अंदर के अंदर ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे। Sternum is a bandha called Jalandhar bandha. It eradicates old age and death. वो तो ठीक है। टेक्निक, सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोस्चर। जनरल वे में आपको मेडिटेटिव पोस्चर मतलब या तो वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, सुखितासन, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेना है, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आपका जो चिन है वो नीचे जाकर के चेस्ट के स्टर्नम पॉइंट पे जाके लगेगा नॉच में। प्रेस चिन लाइटली अगेंस्ट थ्रोट नॉच। कीप द स्पाइन इरेक्ट एंड शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहेंगे। और इसको आपको थोड़ी देर रोक करके फिर उसके बाद जितने भी काउंट्स आपको रोकना है, जैसे कुछ लोग काउंटिंग के साथ करवाते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आई जनरली प्रैक्टिस, कुछ लोगों को समझ में आता है कि वो इनहेलेशन कितनी देर का कर रहे हैं और एक्सहेलेशन हमेशा उससे डबल होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का रेशियो हमेशा इनहेलेशन से ज्यादा एक्सहेलेशन का टाइम होता है। तो आई यूजुअली एडवाइस कि अगर 4 काउंट तक आप इनहेल कर रहे हो तो आप एक्सहेलेशन के 8 काउंट तक करो, तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक्सहेलेशन आपका इनहेलेशन से कंपैरिजन में लंबा था या क्लियर था या बड़ा था, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा। तो उसको आपको होल्ड करना है, तो होल्ड करना है आपको, तो वो आपको करना होता है 6 काउंट या 4 काउंट तक। जैसे 2 तक इनहेल करा, 3 तक होल्ड करा, उसके बाद फिर 6 तक
आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो काउंटेंस आप यूज कर लो टेक्निक्स की बेसिस पे। फिर आप जब उसको रिलीज करोगे तो कोई भी चीज हम रिलीज कर रहे हैं तो उसका हम एक्सहेलेशन के साथ ही रिलीज आउट करें, ठीक है। फिर बेनिफिट्स में देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड आपकी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा हो जाता है, नर्वस सिस्टम आपका शांत होता है, और प्राणायाम प्रैक्टिस को आपको वो सपोर्ट, ठीक है। सेम प्रैक्टिस में हमें देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करवाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लोड आ सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्योंकि यहाँ स्ट्रेच आ सकता है। हार्ट डिसीजेस में लोड आने की वजह से डिजीनेस जिसको होती है तो उसको जब वो होल्ड करेगा या प्रॉब्लम जब वो यहाँ पे फिक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अनकॉन्शियसनेस या चक्कर आ सकता है, तो उस स्टेज में भी हमें उसको नहीं करवाना होता है। सेकेंड आता है उद्यान बल, अब्डोमिनल लॉक, जिसमें जैसे ये आप देख रहे हैं इमेजेस में, तो ये अब्डोमिनल पूरा लॉक कर दिया अंदर की तरफ, पूरी मसल्स को खींच दिया, मैक्सिमम जो आपके कंफर्ट के हिसाब से लॉक करिए। टेक्निक क्या है, स्टैंड और सिट कंफर्टेबली, या तो आप खड़े होकर कर सकते हो या तो आप बैठ के भी। एक्सहेल करोगे पूरी तरह से अपनी ब्रीदिंग को एक्सहेल आउट करके, आप ब्रीदिंग को अपने होल्ड करोगे, एक्सटर्नल रिटेंशन करोगे, फुल अब्डोमेन इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंडर रिब केज ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आप खींच लोगे, और उसको विदाउट किसी स्ट्रेन आप होल्ड कर सकते हैं जितनी देर की आपको होल्ड करना है, और रिलीज द अब्डोमेन स्लोली एंड इंटेंशन, ठीक है, और लंबी आराम से स्लो करके और जेंटली आप एक्सहेल आउट करेंगे। तो ये है हमारा अब्डोमिनल लॉक, आपके अब्डोमिनल मसल्स को ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, सोलर प्लेक्सस को अच्छा करता है क्योंकि सोलर प्लेक्सस आपका नेर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है तो उसको कनेक्ट करेगा, प्लस आपकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। कब नहीं करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं करवाएंगे क्योंकि प्रेशर आएगा, बेबी ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते बेली मसल्स को, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, पैक्टिक अल्सर्स, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, हीट जनरेट होगी, और रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरीज में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लास्ट हमारा है मूल बंध, तो मूल बंधा हमारा रूट लॉक है जो कि हमारा पेल्विक रीजन का लॉक है। मूल बंध रूट लॉक आज स्पिरिचुअल टेक्निक टू चैनल और दी एनर्जी ऑफ द रूट, ठीक है। तो सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोस्चर, जो भी आप कंफर्टेबल पोज लगे, रिलैक्स योर बॉडी एंड ब्रेथ नॉर्मली, और नॉर्मल ब्रीथ करना है, कंट्रैक्ट पेल्विक फ्लोर पेरिनियल मसल्स जेंटली, आप इनहेल करके ऊपर की तरफ उसको पुल करोगे, जो हम फीगर एक्सरसाइजेस में जनरली करवाते हैं प्रेगनेंसी में या पोस्ट नेटल योगा में। मेंटेन अवेयरनेस एट द रूट रीजन, और वो पूरी आपकी अवेयरनेस रूट रीजन की जाएगी, होल्ड कंफर्टेबली एंड रिलीज, तो उसमें आपको, लेकिन उसमें ब्रीदिंग होल्ड, प्रेग्नेंट फीमेल्स में आप ब्रीदिंग होल्ड नहीं करवाते हो, जनरली आप जब मूल बंध लगवाओगे तो उसमें ब्रीदिंग आप होल्ड करवाते हो, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथन्स पेल्विक फ्लोर मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन देता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, प्राणिक एनर्जी को बैलेंस करता है क्योंकि हमारी सारी एनर्जीज हमारे पेल्विक रीजन से ही मैक्सिमम चैनलाइज हो रही है, तो उसको बैलेंस करेगा, मेडिटेशन और प्राणायाम को सपोर्ट करेगा, और पेल्विक स्टेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि अवेयरनेस वापस आ रही है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में सीवियर पेल्विक पेन में नहीं करना है, अक्यूट अब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी से आपको नहीं करना। जनरल बेनिफिट्स हम देखेंगे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे ये हमारे इंटरनल मसल्स और ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन दे रहा है, ताकत दे रहा है, सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है, हमारा रक्त संचार और डाइजेशन दोनों चीजों को बढ़ा रहा है, और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को भी सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन मतलब हम उस पोजीशन में जाकर क्या इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ करें, इन्वॉल्व तो है ही वहाँ पे प्राणायाम, तो उसको भी सपोर्ट करें। मेंटल बेनिफिट्स में कॉन्सेंट्रेशन और अवेयरनेस को बढ़ाता है, प्लस यस नो मैम मूलबंध फीमेल्स भी लगा सकती हैं? हाँ, मूलबंध फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सॉरी, महाबंध, जब तीनों बंद एक साथ लगते हैं लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको अंडर गाइडेंस लगाना है। अगर आप महाबंध कभी भी लगा रहे तो वो मेल लगाए फीमेल लगाए, बट आपको लगाना अंडर गाइडेंस। ओके मैम, ठीक है। फिजिकल बेनिफिट्स में सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शंस, मेंटल बेनिफिट्स में कंसंट्रेशन, अवेयरनेस दोनों चीजें इंप्रूव हो जाती है, और नर्वस सिस्टम काम कर हो जाता है। एनहांसेस इमोशनल बैलेंस, ठीक है, तो इमोशनल बैलेंस को बढ़ाता है क्योंकि उससे क्या होता है कि हम अपने आप को, हमें नहीं पता कि हम कब किसके सामने हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, हम एकदम से रोने लग जाते हैं, एकदम से हम चिड़चिड़ा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं,
तो जब हम बंदाज लगाएंगे तो हमारे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, हमारी अपनी चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल आता है, तो हम इसलिए रिलैक्स फील करते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में देखेंगे तो रेगुलेट प्राणिक फ्लो, ठीक है, प्राण फ्लो बढ़ाएगा वो हमारा, कुंडलिनी अवेकनिंग को सपोर्ट करता है। मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर की हाथ की प्रतीकता में दिखाई कि बंधार जो है वो आपकी हायर स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कुंडलिनी को जागृत करने में भी हेल्प करता है और मेडिटेशन को बिल्कुल डीप लेवल पे लेकर जाता है। ये हमारे कुछ बेनिफिट्स है बंधार के। प्रिकॉशंस हम देखेंगे, लर्न अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक, ऑब्वियसली हमको सारी योगिक प्रैक्टिस एम्प्टी स्टमक करना है, अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेन, डू नॉट होल्ड ब्रेथ फोर्सफुली, अगर आपसे नहीं हो रहा है एब्डोमिनल लॉक जलंधर में या मूल बंदी में तो आप फोर्सफुली मत होल्ड करो, और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, रिलीज आउट कर, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है बंदा को? नो मैम। ठीक है, तो फिर षट कर्मास हम लोग थोड़ी देर से स्टार्ट करते हैं, दैट्स हैव अ 10 मिनट ब्रेक, 52 हो रहा है, 11:02 पे हम स्टार्ट कर देंगे इस सेट, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। खिचड़ी की बनानी है। हम बढ़ा रहे हैं।
व्हाइट पाउडर इसके लिए मम्मी लिए निकालें पर चिल्ला रहे हो और डालो उसमें बोल दो पूरा हेलो। जी मैम। आ गए सब लोग? Yes, ma'am. यस।
यस मैम। मैम हाँ, कौन से प्राणायाम में कौन कौन सा मतलब बंद लगा कौन से प्राणायाम में कौन कौन से बंद लगा सकते हैं? जी, बंदास जो है कॉमनली हम लोग उज्जयी वगैरह में लगाते हैं। नॉर्मली हम लोग जो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं ना, उसमें हम ज्यादा तरह से कोई बंद नहीं लगाते। उसमें हम लोग जनरली बंद लगाते ना जालंधर बंद। हाँ सॉरी, जालंधर बंद जो होते हैं वो उज्जैन में लगाते हैं। उज्जयी में लगाते हैं। हाँ, जालंधर बंद हम उज्जयी में लगा सकते हैं। एब्डोमिनल लॉक भी हम लगा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो मैक्सिमम लेवल पे बहुत ज्यादा प्राणायाम हम नहीं लगा सकते। जनरली हम उज्जयी हो गया या भस्त्रिका कपालभाति है, उसमें हम एब्डोमिनल लॉक लगा सकते हैं बस, ताकि नाड़ी से शीत की शीतकारी में कर। पूजा मैम, बस एक बार उज्जैन का प्रोसेस दोबारा समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक। उज्जैन में बेसिकली हमको तो कितना करना होता है ना, जैसे कि हम अपनी जो चिन्ह है उसको हमने ये स्तनम वाली नॉच पे रखा है चेस्ट की। उसके बाद आपने उसको वहां रखे और आप इनहेल करोगे डीपली और अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करोगे और एक जनरली एक हमिंग साउंड, यानी हमिंग साउंड नहीं बोलेंगे हम उसको। मैम थ्रोट में जो मतलब थ्रोट से वो आवाज निकलती है ना, घर करके जो आवाज निकलती है, हम लोग जैसे करते हैं, मैं बताऊँ एक बार। क्या है तो मैम हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे मैं एक बार बताऊँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ मैम, मतलब वही जैसे कि मैम हम हम लोग जैसे वो निकालती है बंद लगा के देखिए चेस्ट पे। यस, आप वो ध्यान बंद लगा के और आप उसको कर रहे थे तो हल्की सी आवाज आएगी, बहुत ज्यादा किसी को सुनाई नहीं देगी, सिर्फ आपको सुनाई देना चाहिए वो आवाज। या कोई बहुत क्लोजली, जैसे हमारे टीचर्स हमें करवाते थे तो बहुत क्लोजली आके समझते थे कि हाँ वो आवाज है या नहीं, तो दैट इज उज्जैन। ओके मैम, यस मैम, गॉट इट। जी मैम मैं अभी बताऊँ। हाँ नहीं तो आप बताओ। जी मैम, जैसे हम टंग को मोड़ के तालू में लगाते हैं, फिर इनहेल करते हैं अपने हेड को उठाते हुए, इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हैं, बंद लगाते हैं। लगा सकते हैं हम, बिल्कुल। हाँ, फिर गले में वाइब्रेशन करते हुए जैसे बंद लगाते हुए फिर दोबारा इनहेल करेंगे, फिर एयर को होल्ड करके रखेंगे, फिर कुछ सेकेंड जितना अपने कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सहेल कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। यस, सेम प्रोसेस है। और जो टंग रोलिंग का आपने बताया वो हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, वो बिना टंग रोलिंग के भी हो सकती है और टंग रोलिंग के भी हो सकती है, तो वो इतना कोई वैसा प्रैक्टिस नहीं है कि आप विदाउट टंग रोलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आप बस क्लेंच जरूर आपको करना होता है तभी आप बिना टंग रोलिंग में भी हम लोग बंद लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, यस, बिना टंग रोलिंग में भी हम बंद लगाएंगे। तो वही मेरे को जानना है, तो टंग रोलिंग इज नॉट प्लेइंग अ की रोल हियर, राइट? नहीं, वो चेस्ट पे जो लगती है वो इम्पोर्टेंट है। यस, चिन चेस्ट पे लग के जो बंद लग रहा है टंग रोलिंग जो है वो एक मुद्रा है। हाँ वो मुद्रा है, लेकिन वो हम हर चीज में प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि वो एडवांस प्रैक्टिस में है। तो जनरल वे में हम जो करेंगे वो विदाउट टंग रोलिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप टंग रोलिंग से स्टार्ट ही करो। ओके मैम, तो षटकर्मास हम स्टार्ट करते हैं। षटकर्मास आता क्लींजिंग प्रैक्टिसेस जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हम एक करके सारे हम अपनी चीजों को क्लीन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं गंदगी, क्लीन करना, प्यूरिफाई करना, इसलिए 6 क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, इसलिए उसको हम षट क्रियास बोलेंगे। षट क्रियास में नैती यानी नेजल ट्रैक्ट के लिए आती है, थर्टी अपर जीआईटी ट्रैक्ट यानी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऊपर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लैरिफाई करना। नॉली जो है वो आपके एब्डोमिनल मसल्स को चर्न करना यानी उनका मूवमेंट है। फर्स्टली आपकी लोअर जीआईटी के लिए होता है, त्राटक आपकी आई साइड के लिए होता है, कपालभाति आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नॉस्ट्रल से लेकर लंग्स तक के लिए कपालभाति आप कर सकते हो, जो भी षट क्रिया है। अब इंट्रोडक्शन में षटकर्मास आर 6 योगिक प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स जो कि हठ योग प्रदीपिका में और हिरण संहिता में बताई गई है। जो हम लोगों ने हठ योग पढ़ा था, हठ योग टेक्स्ट में, हठ योग प्रदीपिका में और हिरण में, दोनों में हम लोगों ने क्लींजिंग टेक्निक्स पढ़ी है। तो षटकर्मास 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, हठ योग प्रदीपिका और हिरण संहिता में बताई गई है।
एंड दीज क्लींजिंग प्रैक्टिसेस प्यूरिफाई द बॉडी, जो आपके शरीर को पूरी तरह से प्योर करते हैं, गंदगी हटाते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करके, प्लस बैलेंस करते हैं आपके दोष को। तो दोष जो है वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक अगर ज्यादा हायर लेवल पे आएगा तो उससे दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स आ रहा है और इम्बैलेंस आ रहा है, तो उससे वो आपके दोषार्थ को भी बैलेंस कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिशनर जो होता है, प्रिपेयर प्रैक्टिशनर फॉर हायर योगिक प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए, क्योंकि आप इसके साथ हो गए आपको, आप प्राणायाम इजीली कर पाओगे, आप ध्यान अच्छे से कर पाओगे, तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस हमको उस चीज के लिए तैयार है। छठ मीन्स सिक्स, कर्म मीन्स एक्शन और प्रैक्टिस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ छठ कर्मा, प्यूरिफाई इंटरनल बॉडी सिस्टम, ये आपके इंटरनली पूरे बॉडी सिस्टम को ही प्यूरिफाई करता है। टॉक्सिन्स यानी गंदगी को, इम्प्योरिटीज को आपके शरीर से बाहर निकालता है। रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, यानी आपकी श्वास, आपके लंग्स की, डायफ्राम की, नॉस्ट्रिल की कैपेसिटी को अच्छा करता है, बढ़ाता है, और आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाता है, क्योंकि गंदगी आपकी बाहर निकल रही है तो आपके सारे सिस्टम्स अच्छे लेवल पे काम करने लग जाएंगे। आपके दिमाग और शरीर को भी शांत रखता है, और प्रिपेयर फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ठीक है, और आपको आपके प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए भी तैयार करता है, जिसके हमने ऊपर देखा। प्लस ध्यान और वाइटैलिटी इंप्रूव करता है, कॉन्सेंट्रेशन, तो वो भी कैसे करेगा, क्योंकि जब सारी चीजें बाहर निकलेंगी, सारे फंक्शन प्रॉपर होते जाएंगे, तो हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर आता है साइड खतरनाक कौन बोलते, तो नैती रोटी नौली प्रातः कपालभाति वस्तु, ये हमारे 6 प्रयास हैं। पहला है नेति, नेजल क्लींजिंग के लिए, यानी नॉस्ट्रिल से, तो उसमें 2 तरह की नीति होती है, एक जल नीति होती है, दूसरी सूत्र नीति होती है। तो सबसे पहले टाइप्स में जल नीति, जो कि वाटर क्लींजिंग है, जो यहाँ पे मैंने पिक्चर बताई है, दिस इज जल नीति, जो एक नॉस्ट्रिल से आप वाटर डालते हो, जेंटल सलाइन वाटर, थोड़ा सा वार्म, ल्यूकवार्म, और उसको दूसरे नॉस्ट्रिल के बाद फिर सेम इस साइड से उस साइड कर, तो इससे आपका पूरा नेजल पैसेज क्लीन होता है, और दूसरा सूत्र साइड क्लींजिंग है। अब हम जल नीति और उसको देख लेते हैं। तो फिल द नेति पॉट विथ ल्यूकवार्म सलाइन वाटर, हल्का सा उसमें नमक मिला के, थोड़ा सा गुनगुना पानी, थोड़ा सा हेड हम आगे की तरफ साइड को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा खुद भी हम आगे की तरफ झुकते हैं। इंसर्ट नोजल इनटू वन नॉस्ट्रिल, जो हमने इमेज में देखा। अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू द ऑपोजिट नॉस्ट्रिल, आप एक तरफ से पानी डाल के दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकालो, रिपीट ऑन द अदर साइड, और ऐसे ही फिर आपको इधर से डाल के इधर से बाहर निकालना। तो ये आपका जल नीति का है। थ्रेड जो है, मतलब सूत्र नीति, उसमें आपको नॉस्ट्रिल से थ्रेड डाल के या माउथ से जो पैसेज है थ्रोट वाला, वहां से निकाल के उसको ऐसे करके तो क्लींज आउट करना होता है। जो भी अंदर म्यूकस होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी जमा हुआ होता है, वो सारी की सारी चीजें, साइनसेस अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, हेवीनेस आ गई है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आ गया, म्यूकस जमा हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, तो ये सब चीजें रिलीज आउट हो जाती है, और ऐसा ही हम फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से निकाल के फिर कर सकते हैं। तो रबर कैथेटर या थ्रेड पतला सा हम यूज करते हैं, आप सबने देखा होगा उसको भी। तो क्या बेनिफिट्स है नेति के, ये तो अच्छा हमारा नाजल पैसेज को क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है, हमारी ब्रीदिंग को अच्छा रख रहा है, ठीक है, हमारी श्वास अच्छी रख रहा है, हमारे हेल्पफुल इन साइनसाइटिस एंड एलर्जीज, हमको साइनस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा साइनस में म्यूकस बन गया, हेवीनेस आ गई, तो साइनसाइटिस की बार-बार छींके आना, एलर्जीज बार-बार होना, इन सब चीजों में भी हेल्प करता है, प्लस कंसंट्रेशन हमारा अच्छा होता है, ठीक है। सीवियर नेजल ब्लीडिंग या एक्यूट ईयरिंग इन्फेक्शन में आपको नहीं करना होता है। धोती मतलब इंटरनल क्लींजिंग, इसमें 3 तरह की धोती होती है, वमन, वस्त्र एंड दंत धोती। जनरल प्रोसीजर में देखेंगे तो क्लींजिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अपर एलिमेंट्री कैनाल के लिए ज्यादा हम धोती को करते हैं। इसका उन्होंने टेक्निक्स नहीं दिए, क्योंकि टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जब उन्होंने हड्डियों प्रतीक और उसमें, इसलिए अभी हम लोग जो जनरल चीजें जो हमने नहीं पढ़ी है उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लींजिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अपर एलिमेंट्री कैनाल, फिर इम्प्रूव डाइजेशन, आपके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि अभी हमारे जीआई ट्रैक्ट को क्लीन कर रहा है, गंदगी हटा रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज आउट कर रहा है, साफ कर रहा है, तो उससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। हम अपने अंदर हमारे जो एक्सेस म्यूकस या गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकाल देंगे, एसिडिटी खत्म हो जाती है हमारी, क्योंकि पूरी चीजें बाहर हो जाती है, तो जो भी एक्यूमुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो कब इसको नहीं कर सकते, जब पे अल्सर है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी, हाइपोथायराइडिज्म में स्पेशली हम बहुत ही नहीं कर सकते।
क्योंकि वमन धोती में आपको पता है प्रोसीजर कि आप बहुत सारा पानी पी लेते हो, मतलब 15 ग्लासेस कॉमन वे में हम लोग पी सकते हैं जो इंडियन टॉयलेट पोज है उसमें, या उसमें आके बैठ के, और उसमें पीने के बाद आप उसको जो 2 फिंगर थे उससे आप अंदर टच करके थ्रॉट पे फिर आप उसको पूरा पानी बाहर निकालना होता है। और उस दिन आपको बहुत नॉर्मल खाना लेना होता है बिना नमक ज्यादा मिर्ची का खाना, तो वो आपको हेल्प करेगा। और हमको उसके बाद हम भस्त्री का कपालभाति कर सकते हैं, जिससे कि अगर कुछ वाटर रिटेंशन हुआ है, थोड़ा बहुत रुका है, तो वो भी हमारे लिए क्लीन आउट हो सकता है। फिर वस्त्र धोती में आपको पता ही है कि वो वस्त्र रहता है, उसको हम एंगल्स कर लेते हैं, फिर चर्निंग करते हैं एब्डोमिनल मसल्स की, उसको बाहर निकालते हैं। दंत धोती इज ऑल्सो लाइक सेम। तो इसी तरह से हमको इन कंडीशंस में इसको नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आप हमेशा ध्यान रखो कि जिन जिन चीजें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है उस प्रैक्टिस में, उसके लिए आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी होना जरूरी है कि जो जो पार्ट्स आपका जिस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है उस प्रैक्टिस के होने वाले कोई भी सीवियर प्रॉब्लम्स में आपको उसको नहीं करना, ठीक है। फिर आता है नॉली, अब्डोमिनल चर्निंग, जैसे ये पेट है नॉर्मल, इन्होंने चर्निंग स्टार्ट कर दी, कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया अब्डोमिनल मसल्स को और उसको रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको पूरा हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने जो प्रोसीजर देखा है। टेक्निक्स में स्टैंड फीट अपार्ट, दोनों पैर थोड़े से दूर रख के, एक्सेल कंप्लीटली पूरी तरह से हम बाहर निकालेंगे, अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे और अब्डोमिनल मसल्स को रोटेट करेंगे साइड बाय साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉली है जिससे कि आपके सारे डाइजेशन के सारे फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे, आपके जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं उनके भी फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं, अब्डोमिनल ऑर्गन्स भी स्ट्रेंथ करेंगे क्योंकि सबके अंदर की गंदगी निकल रही है, तो सबकी प्रॉपर फंक्शनिंग अच्छी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी मशीन को लेते हैं, कोई भी मशीन को अगर हमने साफ नहीं करा है तो वो धीरे धीरे करके जाम होना स्टार्ट हो जाती है, चलना बंद हो। लेकिन अगर हम उसको प्यूरिफाई करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं उस गंदगी, तो उसकी फंक्शनिंग हमेशा अच्छी रहती है। तो जस्ट लाइक दैट, और मेटाबॉलिज्म भी हमारा अच्छा हो जाएगा क्योंकि टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, फंक्शन प्रॉपर हो रहे हैं, सिक्रीशंस प्रॉपर हो रही है, हर चीज प्रॉपर हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा बॉडी से काम करेगा। सब नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी हर्निया, ठीक है, हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है स्टार्टक का योगिक गेजिंग। तो जैसे कि आपने देखा ये इमेज में कि आप आई लेवल पे ही रखना होता है, ऐसा नहीं कि आप आई से ऊपर या आई से नीचे रख रहे हो, आप आई लेवल पे ही रखते हो कंसंट्रेशन के लिए। तो आप या तो कैंडल गेजिंग कर सकते हो, या तो दिए से कर सकते हो, या तो आप लाइटिंग में किसी पॉइंट पर कोई बिंदी लगा करके या कोई पॉइंट बना करके किसी भी चीज पर, या इंटरनल स्टार्टिका की जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। इंटरनली आप किसी भी आगे चक्र पे फोकस करके करते हैं, टिप ऑफ नोज पे फोकस करके करते हैं, वो आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन का टेक्निक टू सिट कंफर्टेबली, प्लेस कैंडल फ्लेम एट आई लेवल पे ही रखना है, ये स्टेडिली विदाउट ब्लिंकिंग। लेकिन आपको भी पता है कि हम फार्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम अपनी आई एक्सरसाइजेस करेंगे, अपनी आंखों को रिलैक्स करेंगे बंद करके, उसके बाद हम त्राटक स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को पता है ये तरीका, सीधा त्राटक तो नहीं करवाते हैं कोई भी, ठीक है। तो क्योंकि आइज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आइज के लिए हमको सबसे पहले वही जरूरी है कि हमको मतलब प्रॉपर वे में हमको उतना ही करना है और अपनी आइज को रिलैक्स करके फिर हमको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तो फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे हाँ, ये स्टेडिली मतलब बिना आंखों को ब्लिंक करे आप कंटिन्यूसली उसको देखे जाओगे। फिर उसके बाद क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज फ्लेम इंटरनल, और अपनी आंखें बंद करके आपको फ्लेम को इंटरनल वे में यानी अंदर से देखना है। आंखें बंद भी करके आप उसको देख सकते हो और आंखें खोल सकते हो, इंटरनल त्राटका एक्सटर्नल त्राटका दोनों आप कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ यस मैम हमारे ये जो सिलेबस में नहीं है, वो जो एक आई कप होता है ना छोटा छोटा, उसमें आई वर्क क्या देखिए, मतलब आई कप में क्या पानी होता है या फिर और कुछ होता है जो आँख में ऐसे करके ऊपर करके देते हैं, जैसे कुछ वीडियोज आता है वो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जैसे कि नॉर्मल पानी में भी देख सकते हो आप, या तो आप कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल यूज कर सकते हो जो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स आते हैं, जैसे मसाजेस के लिए आते हैं, उसी तरह से आइस के लिए भी आते हैं। तो वो आइस कप में हम पानी चलने वे में हम पानी से करते हैं,
तो पानी में हम अपनी आंखों को खोलकर देखते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी आंखों में कहीं भी कोई भी डस्ट या कुछ भी है वो पूरा बाहर निकल जाता है उसका। वो आई वॉश है, वो जनरल आई वॉश है। आप लोग सिलेबस में नहीं है वो चीज, मे भी हो सकता है आपके आगे के सेमेस्टर या ईयर्स में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आप लोगों के लिए जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस बना रही हूँ उसमें इंक्लूड कर दूंगी, एक बार आप लोग देख सकते हो आई वॉश, क्योंकि वो तो सभी को पता होना चाहिए। अगर हम योगिक प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आई वॉश तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो एक्चुअली मैम खाली यूट्यूब में से देखी थी, इतना मुझे नॉलेज नहीं है वो क्या चीज होता है, क्यों करते हैं, वो कुछ नहीं पता। नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार उसको इंक्लूड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे एक बार उसको। तो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के पोस्टर्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, जो अनु ने जो बोला है वो सब चीजें भी हमें डिस्कस करनी है अभी, तो उसके लिए हम उसमें वो भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो वो कॉमनली सबको बताओ, ठीक है? यस मैम, हम किसी को प्रैक्टिस ना कराएं बट Yes. हमें खुद के लिए पता होना पता, हाँ, क्योंकि हम योगा वाले लोग हैं, हमें योगा से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी सी चीजें भी पता हो, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग हम कर लेंगे, ठीक है? तो हम कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर हमारी बहुत अच्छी होती है, हमारे आई मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ट्रैकर, मेंटल रेस्टलेसनेस खत्म करता है क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, और मेडिटेशन के लिए हमें तैयार है, ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आई डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, और माइग्रेन यानी ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड्स, माइग्रेन जो है उस टाइम पे भी, सीवियर माइग्रेन में हम बहुत मुश्किल से करवा सकते हैं क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा इंसान। एक्यूट कंडीशन में करवाएंगे, जब उसको माइग्रेन नहीं हो रहा तब हम उसको करवाएंगे, ठीक है? लास्ट हमारा आएगा कपालभाति। कपालभाति फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग। तो वो कैसे होगी? सिट कंफर्टेबली, नॉर्मल वे में इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके, वही सेम प्रोसीजर है जो नॉर्मल कपालभाति। उसमें क्या होता है, हम तब भी पढ़ा था कि वो हमारे फ्रंटल स्कल क्लींजिंग के लिए होता है, तो इसलिए इसको हमने क्लींजिंग प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व किया। फिर बेनिफिट्स, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लीन करेगा, लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और अलर्टनेस बढ़ाता है क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा स्कल जो है वो क्लीन आउट हो रहा है यानी शांत हो रहा है, तो अलर्टनेस बढ़ेगी प्लस डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है? तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखेंगे तो प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस में आप नहीं कर सकते, ठीक है? फर्स्टली योगिक कोलोन क्लींजिंग। तो कोलोन तो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है, कोलोन थेरेपी, बट स्टिल एक योगिक कोलोन क्लींजिंग में जल बस्ती, स्थल बस्ती। तो जल बस्ती आपको पता है, हम लोग पानी में खड़े होते हैं नीज तक, फिर हम वो पेल्विक रीजन तक, फिर हम इनहेल करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, नॉली करते जाते हैं, चर्निंग करते जाते हैं। तो वो काफी बड़ा एक प्रोसीजर होता है जो कॉमनली हम लोग नहीं करते बस्ती का। क्लींस द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलोन। तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, कोलोन क्लींस आउट हो जाती है और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में कोलाइटिस, क्योंकि कोलोन इन्वॉल्व हो रहा है तो कोलोन का इन्फ्लेमेशन है, कोलाइटिस में नहीं करेंगे। डायरिया, अब्डोमिनल सर्जरी और हर्निया में मैक्सिमम अब्डोमिनल से कनेक्टेड चीजें नहीं करना। जनरल बेनिफिट क्या हो सकते हैं षटकर्मास? फिजिकल लेवल पे षटकर्मास हमें हेल्प करता है हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, कोई गंदगी बाहर निकाल रहा है, टॉक्सिन बाहर निकाल रहा है, हर लेवल पे हमें क्लींस आउट कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, इसलिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, कि गंदगी निकल जाएगी तो सारे फंक्शंस इम्प्रूव हो जाएंगे। मेंटल लेवल पे देखें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा क्योंकि सब चीजें बाहर निकल रही है, बैलेंस आउट हो रही है, मेंटल डलनेस को कम कर देता है, और क्लैरिटी और अलर्टनेस भी आता है हमारी अंदर। स्पिरिचुअल लेवल पे क्योंकि बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई होगी तो माइंड भी प्यूरिफाई हो जाएगा, तो वो दोनों को प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्लस प्रिपेयर फॉर हायर योगिक प्रैक्टिसेस, जो हमारी हायर जिसके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आहार प्रैक्टिसेस तैयार करता है, प्लस हमारी एनर्जी स्टोर को इम्प्रूव करता है। तब नहीं करना होता है जनरल प्रिकॉशन। लर्न अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। कोई भी क्रिया आप कर दो, आप पहले सीखो। जल नीति इजी है लेकिन उसके लिए भी आपको अंडर गाइडेंस करना होता है स्टार्टिंग में, फिर आप जब प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो फिर आप कर सकते हो नॉर्मल से। प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपको करना है, क्लींजिंग है तो नहीं हो पाएगी और उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाइजीन मेंटेन करना है, गंदे पानी से इन सब चीजों नहीं करना, आपको नॉर्मल प्रॉपर वेंटिलेटेड चीजों को यूज करना है हाइजीनिकली। अवॉइड ओवर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा नहीं करना है कि लगे हैं हम 6-7 बार हमने जगह से पानी निकल लिया, ऐसा नहीं करना है कि वो ओवर प्रॉब्लम करता है।
स्टॉप द डिस्कम्फर्ट। अगर आपको किसी भी चीज से कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? शक्कर मार्ग में किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट विल स्टार्ट रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। जो जरूरी है मार्क्स का, हम लोगों को प्रैक्टिकली इतना नॉलेज नहीं है जितना थ्योरी में, जितना आप जैसे बताए। इससे पहले भी किए थे तो उसमें थोड़ा बहुत पता था। तो प्रैक्टिकली नीति पता है, जल नीति पता है, रबर नीति पता है, स्नातक भी पता है, और ये बस चीज होती है, ये सब कुछ नहीं पता, प्रैक्टिकली नहीं। तो उसके लिए तो आप लोग एक ही चीज कर सकते हो कि जैसे आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर के आप ये सब चीजें सीख सकते हो अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। ये पढ़ा तो आप लोगों ने है तो आप एक्सपर्ट से कर सकते हो उसको प्रैक्टिस, या खुद से भी घर पे किसी एक्सपर्ट के अंदर आप कर सकते हो वीडियो कॉल पे या समझ के चीजें, क्योंकि हम लोग तो क्लासेस ऑनलाइन ही रखते हैं। तो जी बेटर कि आप अपनी अपनी जगह पे उसको प्रैक्टिस करो, है ना, या इंटर्नशिप के टाइम पर आप सीख सकते हो जब भी हो। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। तो रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों करना है हमें रिलैक्सेशन, क्या रीजन है? मैम प्योरिफिकेशन हो गई है, तो प्योरिफिकेशन के बाद जो भी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उस प्रोसेस में, फिर उनको रिलैक्स करेंगे। तो ये तो नियम ही है योग का, हमारे हर प्रैक्टिस के बाद वी ऑलवेज रिलैक्स एंड मेडिटेट, चक्कर मार्ग के बाद भी। यस यस, वो भी प्लस हमारे योगा में रिलैक्सेशन की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ज्यादा ही जितनी एक्सरसाइज। तो इसलिए हमको हर एक्टिविटी के बीच में हम रिलैक्सेशन लेते हैं, ब्रीदिंग अवेयरनेस करवाते हैं, लास्ट में रिलैक्सेशन करवाते हैं, क्योंकि हमारा योगा इज नॉट ओनली अ फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज, बल्कि उसमें ब्रेथ अवेयरनेस, रिलैक्सेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए रिलैक्सेशन मेडिटेशन हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Relaxation meditations are essential components of yoga that help in calming the mind, reducing stress and developing inner awareness. रिलैक्सेशन या मेडिटेशन हमारे लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी की एक्सरसाइजेस, जिससे कि हमारा दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस के किसी भी तरह का तनाव है वो चला जाता है, और इनर अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। यानी हमारा दिमाग शांति से अपनी इनर अवेयरनेस को समझ सकता है, हम समझ पाते हैं कि हम इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, हमारी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आएगा दीज प्रैक्टिसेस रेगुलेट द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस आउट करता है, हेल्प करता है प्रैक्टिसेस में फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए, एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी रिलैक्सेशन प्रिपेयर्स द बॉडी व्हाइल मेडिटेशन स्टेबलाइज द माइंड। तो रिलैक्सेशन बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड के लिए अच्छा होता है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलैक्सेशन मेडिटेशन के? तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा, इम्प्रूव्स मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप फोकस कर पाओगे किसी भी चीज पर, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपकी क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस, आपको आपके बारे में चीजें समझ जाएंगी, पता हो जाएगा, सपोर्ट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और आपको हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए भी तैयार करेंगे। तो पहला जैसे कि आप चाह रहे थे योग निद्रा, योगिक स्लीप, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो ये हालांकि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आउट करा है, मेन प्रैक्टिस में आप लोगों को दूंगी। तो योगिक स्लीप जो है उसमें क्या होता है, जब हम शवासन में लेटेंगे, शवासन इज द हेडमेन पोज, तो क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी, आपको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, आंखें बंद करके गाइडेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। गाइडेड इंस्ट्रक्शंस में मैं जनरल वे में एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग होता है, उसमें सबसे पहले हम अपने ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेकर आते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर देते हैं, एम्प्टिंग योर माइंड, रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद आप अपना जो पूरा फोकस है वो आपका ब्रीदिंग के ऊपर आ जाता है, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस आता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारा होता है संकल्प का, कोई भी संकल्प, कोई भी पॉजिटिव संकल्प आप ले सकते हो, जैसे आई एम काम एंड बैलेंस, या मैं किसी अच्छी चीज के लिए योग निद्रा कर रहा हूँ, संकल्प लेंगे, फिर कॉन्शियसनेस करेंगे, फिर हम एक एक करके सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं।
फॉलो गाइडेड इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं। रोटेट अवेयरनेस टू बॉडी पार्ट, एक एक करके सारे बॉडी पार्ट पर अपनी अवेयरनेस को मूव करेंगे। जैसे अपना पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों को ले जाएंगे और धीरे धीरे करके अपवर्ड की तरफ आपकी अवेयरनेस आएगी। ऑब्जर्व ब्रेथ एंड सेंसेशन, जो भी आपके बॉडी में सेंसेशन आ रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, वार्म सेंसेशन, उनको भी ऑब्जर्व करते जाते हैं। विजुअलाइजेशन करते हैं, संकल्प बाद में भी संकल्प लेते हैं। विजुअलाइज करने कुछ भी अच्छी चीज, जैसे किसी को टेम्पल में जाके पीस मिलता है, किसी को गुरुद्वारे में जाके मिलता है, किसी को मस्जिद में जाके मिलता है, किसी को ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच में मिलता है, किसी को बीच के किनारे बैठ के किसी को मिलता है। तो उस चीज को आप विजुअलाइज करते हैं, ओमकारा का इमेज भी आप विजुअलाइज करते हैं। तो सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन भी आप योगिक में करवा सकते हैं, योगिक स्थिति यानी योग निद्रा में। एंड रिटर्न टू अवेयरनेस, तो धीरे धीरे करके आपको वापस लाना होता है। कम से कम 30 to 45 मिनट से 1 आवर तक जाता है योग निद्रा। 30 मिनट कॉमन वे में हम लोग करवा सकते हैं। क्या बेनिफिट है? डीप रिलैक्सेशन है बॉडी और माइंड का, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि हम बहुत शांत हो गए, रिलैक्स हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है, हम बहुत रिलैक्स पर्सन है। स्लीप क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करेगा और मेमोरी और फोकस को अच्छा करेगा, क्योंकि हम रिलैक्स। फिर हमारा ओम चैंटिंग आता है। ओम चैंटिंग में आपको पता है नाद मेडिटेशन, नाद तक जहाँ पे साउंड होता है, जैसे ये ओम चैंटिंग कर रहे थे, इनके आसपास से पूरा वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है, तो ये पूरा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी के अराउंड, इंटरनली वाइब्रेशन आ जाते हैं। सिट इन मेडिटेटिव पोस्चर, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप ओम चैंटिंग करें, जो कि बहुत ज्यादा लंबा, लाउड और एक्सलेशन के साथ कंटिन्यू वाइब्रेशन फील करते जाएंगे बॉडी में। और साइलेंस आफ्टर चैंटिंग, शांति रखेंगे चैंटिंग के बाद, ठीक है। यानी पहले लाउड चैंटिंग करते हैं ओमकारा की, उसके बाद हम साइलेंट चैंटिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंटरनल वाइब्रेशन आपको पता है क्या बेनिफिट देता है। आपके दिमाग को शांत करेगा, नर्वस सिस्टम को पूरा शांत कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है और मेंटल हार्मोन मेंटल लेवल पे आपको बैलेंस रखता है, ठीक है। फिर आता है ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन सिट और लाई कंफर्टेबली, या तो आप लेट सकते हो या तो आप बैठ के कर सकते हो। आंखें बंद करके अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करें। जैसे हम डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं 4 काउंट तक, एक्सहेल करके आप 8 काउंट या 6 काउंट तक, वो उसके ऊपर जस्ट आपको फोकस करना होता है, तो वो ब्रेथ अवेयरनेस रिलैक्सेशन होता है। फिर आपकी बेनिफिट्स में आएगा, जो कि आपके माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करेगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखता है, स्ट्रेस कम कर देगा और इमोशंस को बैलेंस। कभी भी अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, क्योंकि आपको आपके इमोशंस हमेशा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। फोर्थ हमारा है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस में आपको सिर्फ आपके चीजों को नोटिस करना होता है, लेकिन जजमेंटल नहीं होना है आपको अपनी चीजों को लेकर के। जैसे सिट कंफर्टेबली, फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट, आप जहाँ पे हो आप उस चीज को ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली, ऑनेस्टली। आपके जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है, थॉट्स को विदाउट किसी रिएक्शन। आपके थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करो, बिना किसी रिएक्शन आप उसको ऑब्जर्व करोगे, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस को आप मिलेगा, ठीक। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है उससे, क्योंकि आप अपने आप को शांत रखते हो, अपने थॉट्स के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते, तो वो कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर आ जाती है कि अब आप अपनी चीजों को रिएक्ट करोगे ही नहीं। इमोशनल रेगुलेशन आ जाता है, अवेयरनेस, फोकस बढ़ जाएगा, मेंटली क्लियरिफाई हो जाती है चीजें, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है इन सब चीजों से। माइंडफुलनेस, अंतर्मौन यानी सिर्फ शांति से बैठना, इनर साइलेंस को मेडिटेशन करना। ये लोग सब शांति से बैठे हुए हैं, प्लीज एकदम आराम से शांति से आप बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व एक्सटर्नल साउंड्स फर्स्ट, आपके बाहर के साउंड जो है उसको देखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन ऑब्जर्व थॉट्स इंटरनली, उसके बाद आप अपने इंटरनली अपने थॉट्स के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे और अपना ध्यान लगाएंगे। तो नॉट रिएक्ट और जज थॉट्स, आपके जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं आप उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते हो, आप उनको जज भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको साइलेंटली सब चीजें ऑब्जर्व करना। तो वो होता है अंतर्मौन रिलैक्सेशन या मेडिटेशन। बेनिफिट्स क्या होंगे? सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि आप बहुत शांति से बैठते हो। तो जितना आप कम बोलते हो, जितना आप
कम बात करते हो उतनी ज्यादा आपके अंदर वो आपके वर्ड्स में वो पावर होती है, आपके बोलने में वो पावर होती है। हम लोगों ने कॉमनली सुनी होंगी ये फ्रेजेस है कुछ। तो जब कम बोलेंगे, शांत रहेंगे, तो सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आती है। मेंटल डिस्टर्बेंस जो है, जिससे आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, अपनी ही चीजें जिससे आप डिस्टर्ब हो, उनको खत्म करना होता है। प्लस आपको इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी रखना होता है ना। और इंट्रोस्पेक्शन, यानी अगर कोई कम बात करता है, जो ज्यादा बात करना नहीं पसंद करता, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा है। तो जनरल बेनिफिट्स हम देखेंगे रिलैक्सेशन मेडिटेशन से। तो फिजिकल लेवल पे वो ब्लड प्रेशर कम करेगा, क्योंकि हम शांत बैठे हैं, रिलैक्स हैं, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो रही है, स्लीप को इम्प्रूव करता है और मसल्स और नर्वस सिस्टम को भी सही रखता है। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस एंजाइटी को कम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा कर रहा है, इमोशनल बैलेंस को अच्छा करता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में इनर अवेयरनेस, यानी अपने आप की कुछ पावर हमें पता चलती है कि हमने कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर्स है। माइंडफुलनेस हमारा बढ़ जाता है, हम अपने थॉट्स को देखते हैं और उससे रिएक्ट नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते हम अपने आप के लिए, किसी और के लिए। प्रमोट पीस एंड क्लैरिटी, आपको पीस देता है, शांति रखता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्रैक्टिस इन क्वाइट एनवायरनमेंट में जो फोकस नहीं कर पाते हायर स्टेज में जाने के बाद आप फिर भी कर सकते हो कि आप इतने डीप स्टेट में जा चुके, तब आपको आपके एक्सटर्नल वॉइसेस से नहीं इतना क्लियर होगा। बट आपको कोशिश करना है कि आप पीसफुल एनवायरनमेंट में करें, कंफर्टेबल पोस्चर रहे, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होने से उसका ध्यान नहीं लगा पाओगे। फोर्स नहीं करना है कंसंट्रेशन, अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग प्रैक्टिस। योग निद्रा के टाइम पर ज्यादातर योगिक प्रैक्टिस में लोग सो जाते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ पूछना है किसी को रिलैक्सेशन मेडिटेशन में? Yes, ma'am. I have a question, ma'am. बॉक्स ब्रीदिंग या जो रेशियो ब्रीदिंग होती है उसका बता सकते हैं योगिक साइंस के अकॉर्डिंग क्या रेशियो रखना चाहिए? बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं ना, इनहेल किया, एक्सहेल किया, मतलब इनहेल कुंभक लगाओ, एक्सहेल करो, फिर कुंभक लगाओ, तो वो बॉक्स ब्रीदिंग हो गया। फिर रेशियो में ब्रीदिंग होता है 1:2:3। तो ये क्या होती है मैम, ये ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, ये की जाती है? और थोड़ा इसके ऊपर लाइट देंगे मैम, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसमें ये होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है उसके रेशियोज में डिफरेंस इसलिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 काउंटिंग, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम काउंटिंग किसी भी करते हैं ताकि हमको कंपैरिजन समझ में आए। तो अगर हमने लंबी गहरी सांस ली है 2 काउंट तक, फिर हमने 3 काउंट के लिए उसको होल्ड करिए और 6 काउंट तक उसको बाहर निकालें, तो ये रेशियोज हमें मेंटेन करना होता है, जिससे कि हम अपनी प्रॉपरली हम उस चीज को बाहर निकाल पाए, डीपली हम उस चीज को एक्सहेल आउट कर पाए। तो इसलिए वो बॉक्स ब्रीदिंग में हम लोग रेशियो जो जनरल योगिक वे में है, तो एक्सहेलेशन इज जस्ट डबल एज कंपेयर्ड विद इनहेलेशन। अगर आप इनहेलेशन 2 काउंट्स के लिए कर रहे हो तो एक्सहेलेशन आप 4 या 6 काउंट्स के लिए कर सकते हैं। और मिडिल जो उनका नंबर है 1:2:3 या 2:4:6 जनरल वे में आप उनके रेशियोज रखते हैं। उनका इम्पोर्टेंस ये है कि आप अवेयरनेस रख पाते हैं कि आपने फुल्ली एक्सहेल आउट किया है, डीपली एक्सहेल आउट किया है, नहीं किया है। इसलिए इन रेशियोज के ऊपर आप योगिक ब्रीदिंग में रखें। जस्ट डबल एक्सहेलेशन इज जस्ट डबल एंड मिड पॉइंट इज जस्ट हाफ जब आप होल्ड करते हैं। ठीक है, इक्वल जो रखते हैं, सभी इनहेल किए 4 सेकेंड, होल्ड किए 4 सेकेंड और एक्सहेल किए 4 सेकेंड। वो बॉक्स ब्रीदिंग है, बॉक्स ब्रीदिंग वो बॉक्स ब्रीदिंग है। इसमें सारे रेशियोज नॉर्मल मतलब एग्जैक्ट चलते हैं। 4 काउंट के लिए ही आपको इनहेल करना है, 4 काउंट के लिए आपको, मतलब तीनों चीजें बराबर एक ही लेवल पे चलती है, एक ही रेशियो पे चलती है। दैट इज बॉक्स। टीचिंग मेथोडोलॉजी स्टार्ट करते हैं, कितना है देखते हैं। अलाइनमेंट, करेक्शन, स्टैंडर्ड योगा क्लास टीचिंग, आई थिंक एक क्लास है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है? अब आपने सब प्रैक्टिसेस देखनी, अब आप बताओगे कैसे? क्या हर कोई टीचिंग कर सकता है क्या? क्या हर कोई लोगों को सिखा सकता है क्या? उसका भी एक अलग टेक्निक होता है। आपने जो पढ़ा है वो अलग है, आप जो पढ़ा रहे हो वो अलग है, उसके लिए आपको अलग लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? योगिक टीचिंग मेथोडोलॉजी refers to the systematic approach of teaching yoga practice
इफेक्टिवली, सेफली एंड साइंटिफिकली। यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये होता है कि कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच, किसी को भी योगा आप टीच कर रहे हो, सिखा रहे हो, प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो उन प्रैक्टिसेस को आपको सेफ्टी के साथ उनके ऊपर इफेक्ट आए, बेनिफिट्स आए, प्लस साइंटिफिकली रीजन हो जो आप बोल रहे हैं, जो आप उनको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन सब तो ये एक प्रैक्टिस है जिस चीज को हम टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं, यानी किसी भी चीज का एक प्रॉपर मेथड जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, जिसके लिए आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन की अलग से रखना, उसके थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है या वीडियोस के थ्रू करना है। स्किल्स अलाइनमेंट, करेक्शन, यानी स्पाइन कैसी होना चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए, पोस्चर से कैसे भी आप अडेप्ट कर लोगे, बट आप अलाइनमेंट आप हर कोई नहीं बता सकता। आपको जब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप उनको अलाइनमेंट नहीं करवा सकते हो प्रॉपर। सीक्वेंसिंग ऑफ क्लासेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस करा है पहले भी लास्ट क्लासेस में कि हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग अवेयरनेस करवाते हैं सेशन स्टार्ट करते टाइम, फिर हम चैंटिंग, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं चैंटिंग से ओमकारा या कोई श्लोक से स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद फिर हम वार्म अप एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, फिर स्ट्रेचिंग पे जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके स्टैंडिंग आसन, सिटिंग, फिर प्रोन, सुपाइन ऐसे करते हैं। अब वो सीक्वेंसेस नहीं है क्लास में, आपने ब्रीदिंग अवेयरनेस नहीं करवाई, आपने सीधा स्ट्रेचिंग करवा दी, वार्म अप में करवाई नहीं है, फिर आपने पहले लेट के आसन करवा दिया, फिर बिठा दिया, फिर आपको याद आया नहीं लेट के एक और आसन करवाना था वो करवाया, तो ये सीक्वेंसिंग नहीं है, इससे सामने वाला तो डिस्टर्ब हो रहा है, एक बैलेंस नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होता है, प्लस कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपको समझना है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपको आना चाहिए कि आप उनको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कौन सा किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कौन किस इजी वे में समझ सकता है किस पोस्चर को अडैप्ट करने के लिए, वो आपको देखना होता है। एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट आपको करना है, फर्स्ट स्टूडेंट कैसे समझेगा, कैसे नहीं समझेगा, वो आपको क्लियर करके देखना होगा, ठीक है। तो आप गुड योगा टीचर एंश्योर सेफ्टी, क्लैरिटी एंड प्रोग्रेसिव लर्निंग। एक अच्छा योगा टीचर जो है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखता है, तो उनको इतना फोर्स ना कर ले कि उनको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए या मेंटल लेवल पे उनको कोई इमोशनल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हो जाए। वो क्लैरिटी उनको होना चाहिए हर चीज का, प्रोग्रेसिव वे में बात करते हैं कि आज इतना हुआ है ना, नहीं तुमसे तो हो ही नहीं रहा है, तुमसे कभी कर ही नहीं पाओगे। दिस इज नॉट द वे टीचर कम्युनिकेट टू स्टूडेंट्स। तब आप ऐसे स्टूडेंट से नहीं बात करते। प्रोग्रेसिव लर्निंग इन द सेंस कि आप उनको बोलोगे कोई बात नहीं, आज आप इतने ही रखो, आज आप कम से कुछ मत करो, कल थोड़ा सा और होगा, फिर थोड़ा सा और होगा, 7 दिन बाद आपका पोस्चर पूरा अच्छा हो जाएगा, 15 दिन आपका पोस्चर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होती जाएगी। इस लेवल पे हमको काम करना है। तो हम ये परफेक्ट योगा टीचर की बात कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के? डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स, यानी जो आपके टीचिंग स्किल्स है उसको वो अच्छे से डेवलप करता है, बनाता है कि आप कैसे लोगों को पढ़ा रहे हो। हम लोगों ने नहीं पहले पढ़ा था टीचिंग ऑफ योगा में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में, कि हम कैसे चीजों को अच्छे से बता सकते हैं। हम भी पढ़ाते पढ़ाते चीजें सीखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते चीजें, हर टीचर हम हर चीज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। तो वो टीचिंग स्किल्स आपको डेवलप करना है। सेफ योगा प्रैक्टिस आपको करवानी है, आपको कभी भी कुछ नहीं करना है किसी को भी। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को हमेशा आपको इम्प्रूव करना है, उनको समझाने का तरीका परफॉर्मेंस है तो उनको इम्प्रूव करना है। आज के टेस्ट में भी 5 नंबर आए, 6 महीने बाद टेस्ट में भी 5 नंबर आए 10 में से, ऐसा नहीं, आपको उनके ऊपर काम करना है स्टूडेंट्स के ऊपर। इट्स नॉट लाइक कि आपका काम से सकता है कि आप आए पढ़ाए और चले गए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको काम करना है। मेंटेन क्लास डिसिप्लिन एंड फ्लो, आप क्लास डिसिप्लिन बनाना है, फ्लो बना के रखना है। करेक्ट अलाइनमेंट और इंजरी प्रिवेंशन आपको करना है, यानी आपको ऐसा अलाइनमेंट करवाना है जिससे कि उनको इंजरी ना बच्चों को। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन टीचिंग योगा सेशन, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस क्लियरली लेकर आना है जिससे कि वो कोई भी योगा सेशन कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन इज द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू शो योगा प्रैक्टिस करेक्टली सो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड विजुअली, यानी एक ऐसे स्किल जिससे कि टीचर उनको प्रॉपरली करके दिखाए। खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कैसे विजुअलाइज करवाएंगे, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स को। तो आपको करेक्ट प्रैक्टिस उनको करके दिखाना है कि इनहेल करते हुए अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है, एक्सहेल करके नीचे आएगा, प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे बनेगा, आप रिलीज आउट कैसे करोगे, ये सब चीजें
की पॉइंट्स में क्लियर एंड स्लो डेमोन्स्ट्रेशन, यानी क्लियर और आराम से बताना है, एकदम से पोस्चर अडॉप्ट करके बच्चों को समझना नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट उनको दिखाना है कि कैसे स्पाइन रहेगी, कैसे लेग रहेगा, कैसे लेग स्ट्रेच्ड आउट रहेगा। अगर आप ऐसे संचालन कर रहे हो तो कैसे रहेगा, भुजंगासन कर रहे हो तो आपकी स्पाइन कैसे रहेगी, फेस कहाँ रहेगा, आईज कहाँ रहेंगी, चेस्ट कैसे रहेगा, कहाँ तक उठना है, एल्बोज का करेक्टमेंट क्या रहेगा, आपको सब चीजों को बताना होगा। स्टूडेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग और स्टूडेंट की तरफ उनका फेस जब आप ताकि लोगों को दिख जाए। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है आपको, और यूज वर्बल क्यूज ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन करते करते आपको बोलते भी जाना है। ये हाथ आपने नेल करा, ऊपर गया, फिर एक्सहेल करा, आपका नी बेंड हुआ, आपने वीरभद्रासन अडैप्ट किया, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की? लर्निंग स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो इजीली इमेजेस जल्दी कैप्चर होंगी, समझ में जल्दी आता है इमेजेस देख करके, सामने डेमोन्स्ट्रेशन देख करके। मिस्टेक्स कम हो जाती है क्योंकि आपने एक्चुअल करके उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस अंडरस्टैंडिंग, उस पोस्चर की अंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर हो जाती है कि हाँ ये चीज ऐसी है और ये पोस्चर ऐसे ही रहेगा। इस पोस्चर को आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करोगे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पोस्चर का अलाइनमेंट ही पूरा खराब है, ठीक है। फिर दूसरा है अलाइनमेंट एंड करेक्शन। अलाइनमेंट refers to correct body positioning in yoga postures। तो अलाइनमेंट का मतलब है प्रॉपर पोजिशनिंग लेना है आपको योगा पोस्चर्स में, एंड करेक्शन इन्वॉल्व गाइडिंग स्टूडेंट टू एडजस्ट देयर पोस्चर स्टेज। और आपको ऐसा करेक्ट करना है जिससे कि उनका पूरा पोस्चर जो है प्रॉपरली हो जाए, फ्लेक्स आउट। थ्री प्रिंसिपल्स क्या है? स्पाइन अलाइनमेंट इज प्राइमरी फोकस। स्पाइनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिस्लोकेशन तक हमारा डिस्क भी हो सकता है अगर हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो टीचर का काम बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए आपको हर साइड में गाइडेंस में करने को बोलते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें आपको क्लियरली समझे और अंडर गाइडेंस आप कर पाए, और स्पाइनल अलाइनमेंट सही रहे और इंजरीज ना हो, इंजरीज का रिस्क कम है, ठीक है। जॉइंट सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, जॉइंट सेफ्टी के लिए स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है टीचर का गाइडेंस। इंडिविजुअल मॉडिफिकेशन बेस्ड एबिलिटी, हर किसी के लिए एबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि सबकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी एक की है, तो उसके हिसाब से आपको उनकी एबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई करना होता है वो पोस्चर, थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हैं। जेंटल वर्बल एंड फिजिकल करेक्शन विद कंसेंट, यानी अपने अच्छे लेवल के फिजिकल करेक्शन भी आप कंसेंट के साथ, जैसे कोई फीमेल है और मेल टीचर करवा रहा है तो क्या मैं आपका पैर पकड़ के सीधा कर सकता हूँ, क्या मैं आपको ये पोस्चर करवा सकता हूँ। तो टीचर भी है, बट स्टिल अगर आप कर रहे हो, फीमेल है तो मेल के लिए कंसेंट जरूरी है, मेल से तो फीमेल के लिए कंसेंट जरूरी है, तो वो कंसेंट लेकर आपको स्पेशली करवाना है, और वो टीचर का काम भी है कि अगर आप अलाइनमेंट और करेक्शन कर रहे हो तो विद कंसेंट और प्रैक्टिस फिजिकल लेवल पे आप करवाओ। मेथड ऑफ करेक्शन में आएगा वर्बल क्यूज, यानी स्केलेटल, स्पाइन, लेग, शोल्डर, आप बोलते भी जा रहे हो ना तो उस चीज को। विजुअलाइज डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करके बताओगे। हैंड्स ऑन करेक्शन इफ अप्रोप्रिएट, प्रॉपर्ली करेक्ट करोगे आप हाथों से सब चीजें। यूज ऑफ प्रॉप्स, यानी ब्लॉक, स्टेप्स, कुशन, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है वो प्रॉप्स को भी यूज करके कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इंजरीज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से करेक्ट करा, अलाइन करवाया है उसको। इफेक्टिवनेस ऑफ आसनास अच्छी करेगा, बॉडी अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा, और थेरेपेटिक योगा प्रैक्टिस भी अच्छा, क्योंकि थेरेपेटिक योगा मतलब किसी को मेडिकल प्रैक्टिस से आप योगा तभी करवाओगे तो आप उसको अलाइनमेंट और करेक्शन आपको अच्छे से पता होगा, तो वो आपको बताना होता है। दूसरा हमारा मेथड है क्लास सीक्वेंसिंग। तो क्लास सीक्वेंसिंग इज द स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ योगा प्रैक्टिस इन अ लॉजिकल फ्लो फ्रॉम सिंपल टू एडवांस। पहले एडवांस आसन करवा दिए, सिंपल आसन नहीं करवाया, वार्म अप नहीं करवाया, तो वो सीक्वेंसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप उतना स्किलफुल होना चाहिए एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करवानी है चीजें, क्लास सीक्वेंसिंग आपको कैसे रखना है। तो स्टैंडर्ड योगा क्लास सीक्वेंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रिपरेशन फेज में सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट स्मूथनिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग हम लोग करवाते हैं, वार्म अप फेज स्टैंडिंग आसन, आज में ताड़ासन हमने करवा दिया, लाइट मूवमेंट हमने करवाए। मेन प्रैक्टिसेस में स्टैंडिंग या स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन सुपाइन, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो पहले आप स्टैंडिंग करवाओगे, फिर सिटिंग करवाओगे, फिर प्रोन और सुपाइन करवाओगे। ये आपका सीक्वेंसिंग। ऐसा नहीं कि आपने पहले सिटिंग करवा दी, फिर आपने उनको खड़ा कर दिया, फिर आपने सुपाइन में कर दिया, फिर प्रोन में कर दिया, ऐसा नहीं। आप उसको प्रॉपर सीक्वेंसिंग से करवाओगे। फिर आपने प्राणायाम करवाया, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी, बेस्ड ऑन लेवल, जो भी उसका लेवल है उसकी बेसिस पर।
फिर मेडिटेशन करवाया आपने, शवासन, योग निद्रा, ब्रेथ अवेयरनेस करवा दी। तो इस तरह से आपकी क्लास की सीक्वेंसिंग मिला। तो सीक्वेंसिंग अगर होगी तो उससे क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसको सिंपल लेवल से आप कॉम्प्लेक्स यानी एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। पहले आपने जनरल वार्म अप करना है, फिर आपने अच्छे से पोस्चर्स करना है। मूव फ्रॉम डायनेमिक टू स्टैटिक प्रैक्टिस, डायनेमिक यानी अच्छे प्रैक्टिसेस से लेकर के होल्ड करने वाली प्रैक्टिसेस तक हम आएंगे। बैलेंस करेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लैटरल मूवमेंट्स को। इंक्लूड रेस्ट बिटवीन प्रैक्टिसेस, हर प्रैक्टिस के बीच में हमको 2 से 5 मिनट का गैप लेना होता है, यानी 2 से 5 मिनट। मैं तो जनरल लेवल पे 5 to 7 काउंट्स ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग करवा के लेती हूँ। तो नॉर्मल डीप ब्रीदिंग अगर आप 5 से 7 बार करोगे तो वो प्रॉपर आपको 2 मिनट का गैप हो जाएगा, प्लस एंड विद रिलैक्सेशन। और आपको हमेशा सीक्वेंसिंग में रिलैक्सेशन के साथ आपको सेशन एंड करना होता है। ठीक, टीचिंग स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बात कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए आपकी बात, आपने घुमा फिरा के अपनी बात को सही साबित की है, आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक 15 स्टूडेंट्स है, 15 लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ग्रुप योगा जब आप ले रहे हो उस टाइम पर ये चीज काम आती है कि आप एक को ऑब्जर्व कर पाओ। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। कोई बच्चा नहीं कर रहा तो उसको चिल्ला दिया, डांट दिया, ऐसा नहीं, समझना है उसको। हो सकता है उसको बचपन में भी कुछ नहीं, वो नहीं कर पा रहा, नहीं तो वो पुश करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस, एम्पैथी होना चाहिए, क्लास मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, सेफ्टी अवेयरनेस आपको रखना है कि किसी को भी कोई भी चोट ना पहुंचे, उस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्लस अडेप्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट लेवल, और हर लेवल से आपको अलग अलग लेवल की चीजें अडेप्ट करनी, ठीक है। कॉमन टीचिंग एरर्स जो आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। वार्म अप आप हमेशा स्किप कर दो। आज 15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, हम आज वार्म अप नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज हमको ये 10 आसन सीखना है। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए वार्म अप जरूरी है। आप 10 आसन को 5 सीखो, बट वार्म अप जरूरी है, क्योंकि उनके सेफ्टी पर्पज के हिसाब से आपको करवाना होता है। तो वार्म अप आप स्किप नहीं करेंगे, ओवर करेक्शन नहीं करना, हर चीज पर आपको करेक्शन नहीं करना। कुछ चीजें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि फिर वो बच्चों को बहुत लो फील होने लग जाता है। दैट्स व्हाई होल्डिंग एडवांस पोजेस टू अर्ली, एकदम से आप उनको बोल दोगे कि एडवांस पोजेस को होल्ड करो, वो चीज आपको नहीं करना है। पुअर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी खुद नहीं कर पा रहे हैं और उनको समझा भी नहीं पा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे करना है, वो चीज आपको अवॉइड करना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर स्पेशली गर्ल्स हैं तो उनको पीरियड्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिसको फिजिकल इंजरीज हैं, जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें समझना है कि आप क्या करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते। फिर आता है बेनिफिट्स क्या है प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर आप करवा रहे हो। तो स्टूडेंट्स के लिए सेफ है, उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है, पोस्चर और अंडरस्टैंडिंग उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप उनको पता अच्छे से रहे हो, प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी है, सीक्वेंसिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन आपने अच्छे से कर दिया, अलाइनमेंट करेक्शन आपने प्रॉपर कर दिया, उनको कम्युनिकेशन आपने प्रॉपर है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। टीचर्स के लिए प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे खुद भी सीख रहे हो टीचिंग करके। स्ट्रक्चर्ड क्लास डिलीवरी, अच्छे लेवल की आप क्लास डिलीवर कर सकते हो, प्लस स्टूडेंट का इंगेजमेंट अच्छा होगा, तो वो आपसे बात करके समझ पाएंगे। आप हर चीज उनको डांटोगे तो वो आपसे डाउट्स भी नहीं पूछेंगे और आपसे इंगेजिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना होता है। प्लस वॉइस इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वॉइस इंस्ट्रक्शंस है अभी हमारे पास, और क्या इंपॉर्टेंस है, सेफ्टी मेजरमेंट्स है, जनरल सेफ्टी गाइडलाइन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं योगा के, वो पूरे हम सिस्टम वाइज देखेंगे। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देखेंगे सेफ्टी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। फिर थेरेपेटिक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, हर एक योगा प्रैक्टिस का थेरेपेटिक क्या है, जैसे ओबेसिटी के लिए क्या है, डायबिटीज के लिए क्या है, हाइपरटेंशन के लिए क्या है, ये थेरेपेटिक जो हम देखेंगे बस। हाँ बस, मतलब मेनली आप ये बोल सकते हैं कि शायद वो क्लास हमारा लास्ट क्लास नेक्स्ट हमारा जो है। चलिए फिर हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट अभी हम लोगों की रखी है, आई वॉश एंड रीड, ठीक है। किसी को डाउट है अभी तक तो पूछ सकता है टीचर मेथोडोलॉजी में। नो मैम, ऑल गुड। अनु आप गए नहीं ब्लड डोनेशन कैंप में अभी तक? मैं वही बैठे हुए हैं, देखिए एक सेकंड रुकिए, कैमरा घुमा के दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है मैम आपको? यस, एक्चुअली गुड थिंग। आपका कहाँ है जॉब अनु?